हेलो पीपल, कैसे हैं आप सभी लोग। आवाज़िया आ रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बैकग्राउंड है क्या? एक सेकंड रुको। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, परफेक्ट। चलो शुरू करते हैं कहानी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आदित्य राठौड़, कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। What is this happening? ये सिक्के उछलेंगे आज। एक सेकेंड। ऑडियो इनपुट कैप्चर, नॉइस सप्रेशन है जी। डेस्कटॉप ऑडियो को मैं मिनिमाइज कर दूं, माइक को थोड़ा सा मिनिमाइज करूं। अभी बताना। Is that now okay? Me coming live today only for asking doubts. Oh, okay, okay, okay. Someone inside the laptop. Is that now okay? Me coming live today only for asking doubts. Oh, okay, okay, okay. Someone inside the laptop. Is that now okay? Me coming live today. अभी ठीक है क्या? हाँ? Is that now okay? Hello, people. Good evening, good evening, good evening. Is that now okay? Hello, people. Good evening, good evening, good evening. Is that now okay? Seems it is manageable, no? चलो जी. So let us start today's session without delaying. हाँ जी, तो आज हम लोग करने वाले हैं शायद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे रोमांचक टॉपिक, शायद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे रहस्यमयी टॉपिक। Probably this is the most mysterious and most interesting topic of mechanical engineering. टेलीग्राम इनवाइट लिंक एक्सपायर होता रहता है, वो मैं फिर से अपडेट कर दूंगा कोर्स वाले पेज पर। एक्सपायर होता रहता है, वो मैं फिर से अपडेट कर दूंगा कोर्स वाले पेज पर। अगेन इतना गिटारिस्ट और इलेक्ट्रिक वॉइस क्यों है? Why is my BTD is also getting over? Exactly. ऐसे ही नहीं कहा था मैंने ये तपस्या है ना, विदाउट रीजन आई सेड दिस इज तपस्या। हाँ जी, हाँ जी। चलो तो बताओ, अभी मैनेजेबल है क्या? इज द ऑडियो मैनेजेबल? इज द ऑडियो मैनेजेबल? अभी मैनेजेबल है क्या? इज द ऑडियो मैनेजेबल? चलो, we'll have to manage. तो जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया है इस 45 डेज प्रैक्टिस प्रोग्राम में, एनरोल कर लो। अभी भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होने बाकी हैं और अच्छी बात यह है कि सब कुछ रिकॉर्डेड में अवेलेबल है, तो आप आराम से अपनी पेस पर, अपनी रफ्तार पर आप करते रहें, कोई समस्या नहीं है। ठीक है? एवरीथिंग इज टोटली अवेलेबल, सो यू कैन कीप डूइंग इट एट योर ओन पेस
एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। और ये सब कुछ अवेलेबल है एट 499 ओनली। 499 में 5000 की वर्थ वाली चीजें आपको मिल रही हैं। सो डोंट गिव इट अ सेकेंड थॉट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। See Niti's comment. Okay. What is the Niti's comment? Mute mic input only. Audio capture device is enough. Okay. Yes. So let me see if it works. Mute mic. अभी ठीक है क्या? Is that now okay? हाँ. Is that now okay? Is that now okay? हाँ. Good. Okay. Without delay, let's start. करते हैं शुरू कहानी गुरु। So as I said, today's discussion is really going to be something big and something awesome. आज का जो discussion है वो होना है, today's entire discussion is going to be around in 4 to 5 parts. And the very first part is going to be the evolution and how to deal with it. Second part is going to be awe and solving that awe. And third part is going to be second part is going to be some plots. Third part is going to be awe, and to solve that awe, that surprising, shocking observations. And fourth part is going to be the entropy balance equation. Fifth part is going to be availability and irreversibility. So let's start. पहला पार्ट है evolution and how to deal with it. First part is evolving something and how to deal with it. क्या इवॉल्व करने वाले हैं हम लोग? What exactly are we going to evolve? हाँ, देखो, इवोल्यूशन की जहां तक बात है, कल आपने देखा है कि एक रिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी होता है साइकिल का। एक रिवर्सिबल साइकिल है, ये ध्यान रखना। तो ओनली फॉर साइकिल हम लिखने वाले, और जस्ट इन केस अगर किसी का एंट्रोपी वगैरह थोड़ा हिला हुआ हो, तो आज के ये 3 घंटे मुझे दे दो और मैं एक क्रिस्टल क्लैरिटी आपको देने वाला हूं इस टॉपिक में। You give me your 3 hours and I'm going to give you an unmatchable crystal clarity in this topic. Because I know that this is the topic where, 90% जनता कभी समझ ही नहीं पाती है कि कब कौन से प्रॉब्लम में किस तरह से अप्रोच करना है। एक रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी, जिसे हम QL बाई QH तो वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक रिवर्सिबल साइकिल है तो हम उसे TL बाई TH भी लिख सकते हैं। We can write it TL by TH as well. But एक irreversible साइकिल, एक irreversible हीट इंजन की एफिशिएंसी 1 माइनस QL by QH तो लिखी जा सकती है, बट क्या हम इसे 1 माइनस TL by TH लिख सकते हैं? Can we write it 1 minus TL by TH? Absolutely no. We have to write it less than 1 minus TL by TH. Cool. Now that means एक reversible cycle के लिए I can cancel 1 and 1, and I can write, and even minus sign is going to get cancelled, and I can write QL by QH is equal to TL by TH. So I can write QH upon TH minus QL upon TL is equal to 0. But for an irreversible cycle, I can't write that. 1 से 1 कैंसिल होगा, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा
QL upon QH greater than TL upon TH। सर हेलो, एक गलती कर दी आपने, लेस देन के साइन को आपने ग्रेटर देन कर दिया, क्योंकि मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है। यहां से मुझे मिलेगा QH अपॉन TH, QH अपॉन TH लेस देन QL अपॉन TL, क्योंकि QH ऐड हो रहा है हीट इंजन में और QL सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मैं एडेड हीट को प्लस साइन के साथ और सब्ट्रैक्टेड हीट को माइनस साइन के साथ लिख सकता हूं एंड मुझे ये मिलने वाला है। एक रिवर्सिबल साइकिल के लिए, एक रिवर्सिबल साइकिल के लिए del Q बाई टी का साइक्लिक इंटीग्रल 0 है, बट एक इरिवर्सिबल साइकिल के लिए del Q बाई टी का साइक्लिक इंटीग्रल 0 नहीं है। It is actually less than 1, less than 0. It is actually less than 0. It is actually negative. ध्यान से समझियो। तो बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि del Q बाई टी एक ऐसी क्वांटिटी है, del Q बाई टी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको एक रिवर्सिबल साइकिल पे एग्जीक्यूट किया जाए तो उसकी वैल्यू 0 होगी। Del Q by T is a quantity which, if evaluated over entire cycle, will be 0. And del Q by T is a quantity which, if evaluated over an irreversible cycle, it will be negative. It will be negative. Actually, हमारा काम अभी सिर्फ पहले वाले स्टेटमेंट से है, दूसरा वाला मैंने बस कंप्लीशन के लिए लिख दिया कि आपको ये भी नॉलेज पैरेलल में होनी चाहिए, that you should have this knowledge in parallel. Otherwise, we are actually going to focus at the first one. We are going to focus, ध्यान से समझियो। तो del Q by T, if executed over a reversible cycle, it is going to be 0. और ये बात हीट इंजन ही नहीं, मैं एक रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लेकर भी प्रूव कर सकता हूं। I can not only prove this using heat engine, I can prove this using coefficient of performance of a refrigerator or a heat pump. Okay, so I can do that. Absolutely not a problem. So this is first observation, and this is called Clausius inequality. That if del Q by T is 0, cyclic integral of del Q by T is 0, we call that cycle to be reversible. And if cyclic integral of del Q by T is less than 0, we call that cycle to be irreversible. अगर इंटीग्रल, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर कभी इंटीग्रल del Q by T ग्रेटर देन 0 हो जाए तो वो एक मिथ्या बात होगी, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम आप एक रिवर्सिबल साइकिल एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैक्सिमम यू कैन एग्जीक्यूट अ रिवर्सिबल साइकिल। Now we will focus only at this reversible wala observation. Let's say zeta and psi are any two thermodynamic properties. Maybe PV diagram, maybe TS diagram, maybe any two thermodynamic properties. And let's say one system goes from state 1 to state 2 using path A, but it returns from 2 to 1 using path Z. And let us assume this to be a reversible cycle. So it's a reversible cycle 1A, 2Z, 1. 1A, 2Z, 1 ये एक reversible cycle है, तो naturally I can write del Q by T over path A plus del Q by T over Z, the summation of these two integrals equal to 0. क्यों? क्योंकि reversible है, because they constitute one reversible cycle. Okay. Now suppose in the second cycle we go following path B. In the second cycle 1 to 2 हम जाते हैं path B को follow करते हुए, लेकिन लौटते Z वाले पाथ से भी हैं,
लेकिन फिर से ये रिवर्सिबल साइकिल है, ध्यान रखना। So we go from 1 to path B to state 2, and then following path Z we return to state 1. पाथ Z को फॉलो करते हुए स्टेट 1 पर रिटर्न होंगे। सो आई कैन वंस अगेन, क्योंकि रिवर्सिबल साइकिल है इसलिए मैं लिख सकता हूं del Q by T वैल्यू एग्जीक्यूटेड ओवर पाथ B प्लस del Q by T वैल्यू एग्जीक्यूटेड ओवर पाथ Z, द समेशन इज 0। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, if I subtract both these equations, I'm going to get, if I subtract both these equations, 1 minus 2। ध्यान से समझियो, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा that del Q by T value over reversible path A is equal to del Q by T value over reversible path, del Q by T value over reversible path A is equal to del Q by T value over reversible del Q by T value over reversible path B। अगर कोई क्वांटिटी जैसे del Q by T पाथ A फॉलो करो या पाथ B फॉलो करो, ऐसे ही मैं एक तीसरे पाथ को फॉलो करके और फिर इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करता तो del Q by T ओवर पाथ A is equal to del Q by T ओवर पाथ C, ऐसा भी प्रूव किया जा सकता था। We could have proved that del Q by T की वैल्यू किसी भी रिवर्सिबल पाथ पर सेम रहेगी between given initial and final states। गिवन इनिशियल और फाइनल स्टेट के लिए del Q by T की वैल्यू आप पाथ रिवर्सिबल पाथ A पर एग्जीक्यूट कर लें या रिवर्सिबल पाथ B पर एग्जीक्यूट कर लें या रिवर्सिबल पाथ C पर एग्जीक्यूट कर लें, हर बार सेम मिलने वाली है आपको। फॉर गिवन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, whether you calculate this del Q by T value over path A or you calculate this del Q by T value over path B or you calculate this del Q by T value over path C, you are going to get exactly the same value. That means this quantity is independent of the path. This quantity is independent of the path. That means this quantity is independent of the path. सिर्फ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ नहीं है, एक और छोटा सा मोटिवेशन है। देयर इज वन मोर मोटिवेशन। एक तो हमने प्रूव किया कि del Q by T वैल्यू पाथ A पर कैलकुलेट करो, पाथ B पर कैलकुलेट करो, पाथ C पर कैलकुलेट करो, हर बार उसकी वैल्यू सेम है, वो पाथ से इंडिपेंडेंट वैल्यू है। दूसरा एक और मोटिवेशन है हमारे पास, और वो मोटिवेशन क्या है? पहला मोटिवेशन तो ये है कि मुझे अभी अभी एक क्वांटिटी मिली है del Q by T वैल्यू, जिसको किसी भी रिवर्सिबल पाथ पर कैलकुलेट किया जाए और हर बार इसकी वैल्यू आपको सेम मिलने वाली है। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर डिपेंड करेगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। एक दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है दोस्त, दैट आप एक रिवर्सिबल वर्क डन की डेफिनेशन जानते हो ऑलरेडी। रिवर्सिबल वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है? रिवर्सिबल वर्क डन की डेफिनेशन होती है PdV। दैट मींस आप dV को लिख सकते हो रिवर्सिबल, किसी भी रिवर्सिबल पाथ का वर्क अपॉन P। dV को लिख सकते हो किसी भी रिवर्सिबल पाथ का वर्क अपॉन P। दैट मींस अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मैं ऐसा कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर del W by P एक रिवर्सिबल पाथ पर एग्जीक्यूट किया जाए तो वो एक प्रॉपर्टी में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और वो प्रॉपर्टी कहलाती है वॉल्यूम। ध्यान से समझियो। लाओ सभी लोग खड़े हो जाएं और स्वागत करें, क्योंकि एक तरफ हमने कंक्लूड किया है that integral del Q by T executed over a reversible path is independent of which reversible path you are following। आप given initial और final state के बीच में del Q by T किसी भी पाथ पर एग्जीक्यूट करें, del Q by T की वैल्यू किसी भी पाथ पर कैलकुलेट करें,
हर बार वो वैल्यू सेम होगी, और पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाए तो ऐसा तो कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हुआ करती है, ऐसा तो कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हुआ करती है। और एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास और है कि इंटीग्रल डेल डब्ल्यू बाई पी अगर एक रिवर्सिबल पाथ पर कैलकुलेट किया जाए तो वो एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर से हम सवाल उठाते हैं कि इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी अगर एक रिवर्सिबल पाथ पर एग्जीक्यूट किया जाए तो क्या वो भी सिमिलरली किसी प्रॉपर्टी में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो प्रॉपर्टी किसी भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी से मैच ना करने के कारण क्लॉसियस ने उसको एक नया नाम दिया। क्लॉसियस ने उस प्रॉपर्टी को एक नया नाम दिया। क्लॉसियस को लगा वो हीट ट्रांसफर से एसोसिएटेड है, और हीट ट्रांसफर से एसोसिएटेड होने के कारण क्लॉसियस ने ट्रांसफर ही वर्ड उसे दे दिया। ट्रांसफर वर्ड का सिनोनिम होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी इज एक्चुअली द सिनोनिम ऑफ वर्ड ट्रांसफर। एंट्रोपी जो है वो ट्रांसफर वर्ड का सिनोनिम है। हमने एक बार बहुत क्विकली फिर से समझ लो दैट एक रिवर्सिबल पाथ रिवर्सिबल साइकिल के लिए फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल इंटीग्रल डेल क्यू बाई डी इज इक्वल टू 0। एक रिवर्सिबल साइकिल के लिए इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी 0 होता है। और बच्चा इसको जब हमने पाथ ए प्लस पाथ जेड पर एक्सपैंड किया और उसके बाद जाते समय हमने एक दूसरा पाथ फॉलो किया पाथ बी, और लौटते समय पाथ जेड ही फॉलो किया और उस पे एक्सपैंड किया, और फिर दोनों का डिफरेंस लिया, तो हमें पता चला कि चाहे पाथ ए पर या पाथ बी पर किसी भी पाथ पर इवैल्यूएट करो इस इंटीग्रल को, इसकी वैल्यू हर बार सेम मिलने वाली है। इसका मतलब डेल क्यू तो पाथ फंक्शन है, लेकिन डेल क्यू बाई टी पाथ फंक्शन नहीं रह गया। del q is path function but del q by t path function नहीं रह गया। एक और motivation that del q by t is not a path function anymore. One more motivation that just like del q by t there is one more thing that we already know, del w by p। del w by p एक thermodynamic del w path function है, लेकिन del w by p वॉल्यूम में चेंज है। इसका मतलब सिमिलरली डेल क्यू बाई टी भी किसी प्रॉपर्टी में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? क्लॉसियस के सामने ये ऑब्जर्वेशन आया और क्लॉसियस ने कहा कि होना ही चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है तो उसको एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के चेंज को रिप्रेजेंट करना चाहिए। क्लॉसियस समझ नहीं पाए, दर्शन हो गए क्लॉसियस को, लेकिन क्लॉसियस समझ नहीं पाए कि हुआ क्या है। क्या ये क्लॉसियस को लगा ये हीट ट्रांसफर से एसोसिएटेड है, तो उन्होंने उसको नाम दिया ट्रांसफर। एंट्रोपी मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब एंट्रोपी। लिटरली ऐसा है नहीं एक्चुअली, बाद में कोई और आएगा और वो इसका सही मतलब समझ पाएगा। somebody else will come and that somebody else will know the true meaning of what entropy exactly is। entropy exactly है क्या, ये बहुत सारे टीचर्स के बस की बात नहीं है समझ पाना। और आपको समझना हो तो मेरे थर्मोडायनेमिक्स के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के 4-5 लेक्चर्स, और मैं फिर से बताता हूं, ब्रह्मांड देख लोगे। You will see the universe, literally you will see the universe। you are actually, अगर you are sitting you will stand up and you will clap that भाई साहब सच में ब्रह्मांड दिख गया। बट हम यहां पर उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। अब एक प्रॉपर्टी पता ही चल गई है, एक पता ही चल गई है प्रॉपर्टी, और उसकी डेफिनेशन भी पता चल गई है, डेल क्यू बाई टी रिवर्सिबल। यहां पर एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जब जब एंट्रोपी के बारे में सोचें प्लीज सिर्फ डेल क्यू बाई टी ना सोचें। जैसे आप वॉल्यूम के बारे में सोचते हैं तो डेल डब्ल्यू बाई पी सोचकर नहीं रह जाते। अरे वॉल्यूम के बारे में सोचते हैं तो आप वॉल्यूम के बारे में सोचते हैं, आप ये कभी नहीं सोचते कि अच्छा वॉल्यूम मतलब वर्क डन अपॉन प्रेशर। वैसे ही एंट्रोपी के बारे में सोचें तो सिर्फ हीट अपॉन टेम्परेचर ना सोचें प्लीज।
When you think about volume, you don't always think about work upon pressure. You think about volume, you think about volume. Volume is a property. It anyway must have existed. It's another matter that its change can be calculated in a reversible path by dividing work done by pressure and integrating. Similarly, एंट्रोपी अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी तो सिस्टम की एग्जिस्ट करनी चाहिए किसी भी स्टेट में। उसको सोचने के लिए सिर्फ हीट अपॉन टेम्परेचर हीट अपॉन टेम्परेचर हीट अपॉन टेम्परेचर ना सोचें, बट सर वॉल्यूम को लेकर हमारी एक सोच पहले से है, इसलिए हम वॉल्यूम को वर्क डन अपॉन प्रेशर नहीं सोचते। एंट्रोपी को लेकर पहले से हमारी कोई सोच नहीं है, इसलिए जहां से वो पैदा होती हुई दिख रही है वही उसी को हम एंट्रोपी की डेफिनेशन मान लेते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। दिस वुड बी द बिगेस्ट मिस्टेक। आई रिपीट वंस अगेन दैट जस्ट लाइक वॉल्यूम एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो वैसे भी एग्जिस्ट करती, उसकी डेफिनेशन नहीं है ये। हाँ, ये अलग मैटर है कि इस तरह से वॉल्यूम में चेंज को कैलकुलेट किया जा सकेगा। सिमिलरली एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है और किसी प्रोसेस की मोहताज नहीं है। वो एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है और वो किसी प्रोसेस की मोहताज नहीं है। एंट्रोपी इज नॉट dependent on any process or something. It's another matter that in a reversible path, entropy change can be calculated by del Q by T. Entropy change in a reversible path can be calculated by del Q by T. वॉल्यूम तो प्रॉपर्टी है, वो वैसे भी एग्जिस्ट कर रहा, उसको डिफाइन करने के लिए तुम इंटीग्रल del W by P तो नहीं बोलते। वैसे ही एंट्रोपी अगर एक प्रॉपर्टी है तो वो सिस्टम के लिए वैसे भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसको डिफाइन करने के लिए तुम्हें डेल क्यू बाई टी रिवर्सिबल पाथ पे एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। Just like volume is a property and it will anyway exist. To define volume, you don't always need to follow a reversible path. Evaluate the value of integral del W by P. Similarly, entropy is a property and it will anyway exist for the system. To evaluate it, you don't need to depend on del Q by T or evaluate it over a reversible path. ये अलग मैटर है कि प्रॉपर्टी में वो चेंज ट्रांजैक्शन से रिलेट जरूर किया जा सकता है। जैसे वर्क डन वॉल्यूम में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, वैसे ही हीट ट्रांसफर एंट्रोपी में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। लेकिन आप जानते हो कि वॉल्यूम में चेंज तो वॉल्यूम में चेंज है, वर्क डन हुआ हो ना हुआ हो। ऐसे ही एंट्रोपी में चेंज तो एंट्रोपी में चेंज है, हीट ट्रांसफर हुआ हो ना हुआ हो। इसलिए हम इस डेफिनेशन के आगे बढ़कर एंट्रोपी को एक्चुअली एक स्टेट फंक्शन के तौर पर एक्सप्रेस करना पसंद करेंगे। We would like to express entropy as a state function, and we start with the very first model, and that very first model is reservoir. सर एक सेकेंड, आपने कहा del Q by T की वैल्यू किसी भी पाथ पे कैलकुलेट की जाए गिवन इनिशियल। ध्यान से समझियो, आपने कहा del Q by T की वैल्यू एक गिवन इनिशियल और फाइनल स्टेट के लिए किसी भी पाथ पर इवैल्यूएट की जाए, हमें वो हर पाथ पर सेम मिलेगी। और इसलिए आपने उसे एक नई प्रॉपर्टी का नाम दे दिया कि ये किसी एक नई प्रॉपर्टी में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसको मैंने नाम दे दिया एंट्रोपी। बट ये है क्या? बट ये नाम दे दिया आपने, क्या एग्जैक्टली है क्या ये? व्हाट एग्जैक्टली इट इज? I don't know. I don't know what exactly it is. For reservoir, my dear friends, reservoir is something जो infinite heat capacity होती है। एक रिजर्वायर एक ऐसी बॉडी है, एक थर्मल रिजर्वायर एक ऐसी बॉडी है जिसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, और इसलिए आप उसे कितनी भी हीट दें, कितनी भी हीट दें, कितनी भी हीट दें, कितनी भी हीट दें, no matter how much heat you supply,
to that reservoir, no matter how much heat you supply to that reservoir, there will be no change in temperature. There will be no change in temperature, and there will be no change in temperature. I can write delta S is equal to integral del Q upon T in a reversible process, but since t is not changing, तो t को हम बाहर ले सकते हैं, and I will be getting del q in a reversible path. Integral del q बन जाएगा total q. Integral del q will become total q. आज के बाद से एक रिजर्वायर में एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने का फंडा आपको पता रहना चाहिए. एक रिजर्वायर में एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने का फंडा है सिंपली q by t. बट सर आप कैसे कह सकते हो कि ये रिवर्सिबल पाथ के लिए आपने एग्जीक्यूट किया? मान लो कि रिवर्सिबल के लिए किया, मान लो कि रिवर्सिबल के लिए किया और किया भी, क्योंकि अगर बिना कोई टेम्परेचर डिफरेंस के हीट ट्रांसफर हो रहा है, बिना किसी टेम्परेचर डिफरेंस के अगर हीट ट्रांसफर, एक एक बात को क्लैरिटी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी, every single thing, and we are going to understand it with 500% absolute clarity. एक एक बात को हम बहुत एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ समझने वाले हैं. सर क्या गारंटी है कि आपने रिवर्सिबल पाथ फॉलो किया? क्योंकि कल मैंने आपको बताया था अगर हीट ट्रांसफर बिना किसी टेम्परेचर डिफरेंस के हो, if heat transfer is happening without any temperature difference, then that heat transfer is a reversible heat transfer. If heat transfer is happening without any temperature difference, then that heat transfer is a reversible heat transfer. आज के बाद से रिजर्वायर के लिए आपको पता रहना चाहिए. For reservoir you should know. Okay? Now हम बात करने वाले हैं अब एक incompressible substance की. Now we are going to talk about an incompressible substance. अब हम बात करने वाले हैं एक incompressible substance की. एक incompressible substance के लिए हीट को आप लिख सकते हो mc/dt. For an incompressible substance you can write heat as mc/dt. So by the definition of delta S, I can write integral del q by t executed over a reversible path. इंटीग्रल ध्यान से समझियो. इंटीग्रल del q by t executed over integral del q by t evaluated over a reversible path. एंट्रोपी के साथ सबसे बड़ी आयरनी ये है कि वॉल्यूम को डिफाइन करते समय कभी कोई नहीं कहता कि वॉल्यूम की डेफिनेशन है इंटीग्रल del w by p, बट एंट्रोपी को डिफाइन करते समय किसी से पूछो एंट्रोपी क्या है, उसे बोल देगा del q by t. गलत बात है. जैसे वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए del w by p कोई नहीं बोलता, वैसे ही एंट्रोपी को डिफाइन करने के लिए del q by t आइडियली नहीं बोला जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन करने के लिए आपको अगर एक पाथ या पाथ फंक्शन का मोहताज होना पड़े तो लानत है ऐसी प्रॉपर्टी पर. If to define a thermodynamic property you will have to depend upon some kind of path, then that thermodynamic property, shame on that thermodynamic property. Just like to define the volume, you never say what is volume. Volume is, I have no feeling of volume, but I can tell you that volume is integral del w by p evaluated over a reversible path. भाई साहब थप्पड़ मार देगा अगला इंसान आपको अगर आप वॉल्यूम की डेफिनेशन ये बता दोगे. If you are going to share this definition of volume, that volume is integral work done upon pressure, integration work done upon pressure, अगला आपको स्लैप कर देगा कि क्या मजाक कर रहा है, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम. वैसे ही एंट्रोपी की डेफिनेशन मत समझ लेना इसे. ये सिर्फ एक तरीका मिल गया है हमें एंट्रोपी को इवैल्यूएट करने का. एंड देन आई एम गोइंग टू राइट mc
dt अपॉन t। नेचुरली अगर मैं इसे स्टेट 1 से लेकर स्टेट 2 तक इंटीग्रेट करूं, अगर मैं इसे स्टेट 1 से लेकर स्टेट 2 तक इंटीग्रेट करूं और m को इस तरफ ले लूं, m को इस तरफ ले लूं, तो मुझे मिलेगा C। C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सर कौन सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, Cp या Cv? इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस जैसे कि सॉलिड और लिक्विड, उनके लिए Cp Cv बराबर हुआ करते हैं। इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस लाइक सॉलिड एंड लिक्विड, for them my dear friends, Cv and Cp they both are equal। कैपिटल S अपॉन m, इसे मैं लिख सकता हूं स्मॉल s। Capital S upon M can be written as specific entropy, and I'm going to get CV ln T2 by T1। CV ln T2 by T1 एक फॉर्मूला और आपके रटने के लिए पैदा हो गया। One formula is this for reservoir, another formula is this for specific entropy change of a incompressible substance। ये है एक incompressible substance के में होने वाला specific entropy change, and this one is for reservoir। जब भी कोई रिजर्वायर की एंट्रोपी में चेंज फाइंड आउट करना हो, आप सिंपली Q बाई टी कर लेना। Q का फर्दर कोई फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि Q है ही रिवर्सिबल। तीसरा मॉडल, अगर एक लिक्विड वेपर और ये सब हो, if it is liquid, if it is vapor, if it is saturated liquid, if it is saturated vapor, if it is superheated vapor, liquid vapor saturated superheated, then आप टेबल में जाने वाले हो और टेबल में जाकर आप SF रीड करने वाले हो और SG रीड करने वाले हो। सर अगर वेट वेपर हुआ तो वेट वेपर के लिए जैसे बाकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, बाकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को इवेलुएट करते हो, वॉल्यूम इज इक्वल टू VF प्लस x VFG, internal energy is equal to UF plus x UFG, H is equal to HF plus x HFG। वैसे ही आप एंट्रोपी को इवेलुएट करने वाले हो, वैसे ही आप एंट्रोपी को इवेलुएट करने वाले हो, दैट इज x SF plus x SFG, SF plus x SFG। और ये किसी भी प्रॉपर्टी के लिए ये प्रूव किया जा सकता है। एक पेज में ऐड करूंगा एंड वी आर रेडी टू अटैक सम प्रॉब्लम्स। सो डेल क्यू इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी क्योंकि पाथ से इंडिपेंडेंट हो गया, इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी क्योंकि पाथ से इंडिपेंडेंट हो गया, ध्यान से समझियो। इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी क्योंकि पाथ से इंडिपेंडेंट हो गया, इसलिए हमने कहा यार ये किसी ना किसी प्रॉपर्टी में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इट मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग सम चेंज इन प्रॉपर्टी। और उस प्रॉपर्टी को क्लासेस आपके कहने पर हमने भी मान लिया कि भाई चलो इस क्योंकि किसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी से इसके बिहेवियर में कोई मैच नहीं है, ये कुछ और ही है। Because its behavior, its kind of way it is defined, it is evaluated integral del Q by T, it's not matching with any existing property. So let's call it by a new name, and that new name is entropy. That new name is entropy, and that's how we evolved it. And now we have understood that there are multiple ways to calculate, there are multiple models to calculate change in entropy। सबसे पहला मॉडल क्या है? सबसे पहला मॉडल है रिजर्वायर का। रिजर्वायर का मॉडल क्या है बच्चा? रिजर्वायर का मॉडल है डेल्टा S इज इक्वल टू Q अपॉन T। दूसरा मॉडल क्या है? दूसरा मॉडल है एक इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस का। Second model is that of incompressible substance। Second model is that of incompressible substance। And incompressible substance के लिए we have calculated specific entropy में change। Specific entropy में change is CV ln T2 by T1। Now third model, what is the third model? Third model is लिक्विड वेपर, मतलब सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर, वेट वेपर, ये सब।
Saturated liquid, saturated vapor, and superheated vapor, and all these things. सर एंट्रोपी वाले में पता नहीं लगता, अगर सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर हो मेंटेन तो कौन सा टेम्परेचर लेना है। आप अभी आने वाले 1 घंटे अटेंटिव होके आप समझते तो रहो, एंड एंट्रोपी से रिलेटेड जितने रहस्य हैं, एंट्रोपी से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं, वो सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आई प्रॉमिस। I'm going to give you an absolutely crystal level clarity, 1000% clarity you are going to get. अगर saturated liquid है, saturated vapor है, अगर saturated liquid है, saturated state है, wet state है, saturated state है, wet state है, तो आप कहाँ जाओगे? आप टेबल में जाओगे। If it is saturated state, if it is wet state, then you will go to the table. And once you go to the table, आप wet state के लिए इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, SF plus X multiplied by SFG। अब मैं आपको ले चलता हूं चौथे और आखिरी मॉडल पर। Now I take you to fourth and final model. Fourth and final model is what? इससे पहले कि मैं fourth and final model आपको बताऊं, यहाँ पर as a side note हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। We are going to discuss something as a side note. आप first law of thermodynamics recall कर पाओगे, I'm pretty sure, without any problem. You will be able to recall first law of thermodynamics. First law of thermodynamics is del Q is equal to du plus del W. एंड क्योंकि ये एक फर्स्ट लॉ है, इसलिए ये किसी भी प्रोसेस पर वैलिड होना चाहिए। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, क्योंकि कई बार ये भी पूछा गया है कि ये सिर्फ रिवर्सिबल के लिए वैलिड है या इरिवर्सिबल के लिए, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर दे रहा हूं साथ में कि ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ये हमेशा ही वैलिड होना चाहिए। दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ एंड दिस शुड ऑलवेज बी वैलिड नो मैटर व्हाट। हमेशा हमेशा वैलिड होना चाहिए। अब मान लो, अब क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? अब इंट्रोड्यूस करेंगे assumption of, now we introduce the assumption of reversible। अब मान लो कि एक reversible transformation हुआ। Now you assume that there is a reversible transformation is happening, and there is a reversible transformation is happening, then I can write del Q reversible and du and del W reversible। अब मैंने मान लिया क्या? रिवर्सिबल का assumption, और रिवर्सिबल का assumption मान लिया तो del Q reversible को मैं लिख सकता हूं TDS, क्योंकि del Q reversible को मैं लिख सकता हूं TDS क्योंकि हमने देखा है अभी कि इंटीग्रल del Q reversible अपॉन T को हम लिख सकते हैं डेल्टा S, इंटीग्रल del Q by T reversible को हम लिख सकते हैं डेल्टा S, और डेल्टा S का मतलब इंटीग्रल ds, तो del Q reversible को हम लिख सकते हैं TDS। del Q reversible can be written as T multiplied by ds। ऐसे ही del W reversible आप जानते ही हो PdV। del Q reversible you can write as TDS, ध्यान से समझियो। del Q reversible you can write as TDS, तो del Q reversible को मैं रिप्लेस कर दूंगा TDS इज इक्वल टू du, एंड del W reversible को मैं रिप्लेस कर दूंगा PdV। क्योंकि ये इक्वेशन मुझे रिवर्सिबल का assumption मान के मिली है, इसलिए ये इक्वेशन TDS इज इक्वल टू du प्लस PdV सिर्फ एक रिवर्सिबल पाथ पे ही वैलिड। ना 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 ना, thermodynamics is magic, it's magic, it's magic, thermodynamics is magic। पहला स्टेटमेंट यूनिवर्सल लॉ है, वो किसी भी पाथ के लिए वैलिड होना चाहिए, del Q इज इक्वल टू du प्लस del W। फिर आपने
रिवर्सिबल का assumption मान के डेल क्यू को टीडीएस लिख दिया और डेल डब्ल्यू को पीडीवी लिख दिया। अब जो इक्वेशन है आपके पास, इसमें सारे प्रॉपर्टीज हैं। टेम्परेचर प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी प्रॉपर्टी है, इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी है, प्रेशर प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम प्रॉपर्टी है। इस इक्वेशन में अब जो इक्वेशन है आपके पास, इस इक्वेशन में सारे ही प्रॉपर्टीज हैं। और जब सारे प्रॉपर्टीज हैं तो किसी पाथ या किसी किसी विशेष प्रकार के प्रोसेस पे क्यों डिपेंड करनी चाहिए ये इक्वेशन। थर्मोडायनेमिक्स इज मैजिक। आप रिवर्सिबल पाथ को फॉलो करते हुए कुछ हासिल करते हो और फिर आप कहते हो कि क्योंकि सारे प्रॉपर्टीज में चेंजेस हैं, क्या फर्क पड़ता है मैंने रिवर्सिबल पाथ से कैलकुलेट किया या इरिवर्सिबल पाथ से कैलकुलेट किया, गिवन टू स्टेट्स के बीच में चेंजेस तो वही होने चाहिए। मैं रिवर्सिबल से कैलकुलेट किया, मैं इरिवर्सिबल से कैलकुलेट किया, क्या फर्क पड़ता है गिवन इनिशियल और गिवन फाइनल स्टेट के लिए टोटल चेंज तो वही होना चाहिए। एंड देयरफॉर कीप दिस इन माइंड दैट ये जो इक्वेशन आपको मिला है, दिस इज अ प्रॉपर्टी रिलेशन, एंड सिंस दिस इज अ प्रॉपर्टी रिलेशन, it is independent of any kind of process. Since it is a property relation, it is independent of any kind of process. It is independent of type of process. ये प्रोसेस के टाइप से इंडिपेंडेंट होगा, ये हमेशा वैलिड होगा। इसमें अगर मैं इसमें अगर मैं वीडीपी इंट्रोड्यूस कर दूं अपनी तरफ से, करूं और सब्ट्रैक्ट करूं, TDS इज इक्वल टू DU प्लस TDS इज इक्वल टू DU प्लस PDV, और अपनी तरफ से मैंने VDP इंट्रोड्यूस कर दिया और VDP सब्ट्रैक्ट कर दिया। I have added and I have subtracted VDP. Now this PDV plus VDP is representing what? First function into second का differential plus second function into first का differential. First function into second differential plus second function into first differential. That is very clearly the differential of both of them. That is very clearly the differential of PV. And अगर उस differential of PV से मैं D कॉमन ले लूं तो U plus PV क्या हो जाएगा बच्चा? अगर मैं उस differential of PV से D को बाहर ले लूं तो U plus PV क्या हो जाएगा? U plus PV will become nothing but DH, और इसलिए मुझे मिलता है TDS is equal to DH minus VDP। इन दोनों इक्वेशंस को कहते हैं गिब्स रिलेशंस। दोनों इक्वेशंस को कहते हैं गिब्स रिलेशंस। एंड माय डियर फ्रेंड्स, both these equations are known by the name Gibbs relations. TDS is equal to DU plus PDV and TDS is equal to DH minus VDP. TDS is equal to DH minus VDP, and ये यूनिवर्स प्रॉपर्टी रिलेशंस होने के कारण ये यूनिवर्सली वैलिड होंगे। इनका किसी प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद एनी प्रोसेस और समथिंग। सिंस दे आर प्रॉपर्टी रिलेशंस, दे विल ऑलवेज बी वैलिड। और इन दो इंफॉर्मेशंस के साथ एक चौथा मॉडल पेश करता हूं मैं आपके सामने, और वो चौथा मॉडल है आइडियल गैस विद कांस्टेंट CPCV. That fourth model is ideal gas with constant CPCV. Ideal gas with constant CPCV values. यहां से मैं लिख सकता हूं पहली इक्वेशन से DS is equal to du by T plus PdV by T, PdV by T, बट P by T को एक आइडियल गैस के लिए R by V लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों? वो खोपड़िया में है। और एक आइडियल गैस के लिए du को लिखा जा सकता है CVDT। For an ideal gas, du can be written as CVDT, and for an ideal gas, P by T can be written as R by V। P by T को मैं लिख सकता हूं R by V। अब अगर आपको
टोटल एंट्रोपी, टोटल चेंज इन स्पेसिफिक एंट्रोपी चाहिए, आप नेचुरली इसे इंटीग्रेट करने वाले हो सीवी dt बाई टी प्लस आर तो कांस्टेंट होता है गिवन गैस के लिए dv बाई वी। फर्दर इंटीग्रेशन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक एक और अजम्पशन इंट्रोड्यूस ना करूं मैं। फर्दर इंटीग्रेशन can't be done unless I introduce one more assumption. Unless I introduce one more assumption. What is that assumption? कमेंट बॉक्स में लिखकर सभी लोग बताएंगे। सर आपने अनअकैडमी छोड़ दिया है क्या? मैं आजाद पंछी हो चुका हूं। हालांकि अनअकैडमी पर अभी मेरी कुछ क्लासेस हैं एक्टिव, लेकिन करीब करीब 2 महीने पहले मैंने निर्णय लिया, जैसे 2019 में मैंने निर्णय लिया था अपना पुराना इंस्टीट्यूट एस अकेडमी छोड़ के, जहां मैंने बहुत कुछ सीखा और कितने ही लर्नर्स को सर्व करने का मौका मिला। जैसे मैंने 2019 में डिसीजन लिया था, वैसे ही इस बार मैंने डिसीजन लिया कि अब समय आ चुका है, जिंदगी ने जितना बिल्ड कर दिया है मुझे, अब समय आ चुका है कि मैं इंडिपेंडेंटली सर्व करूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को। पंख खुले आकाश असीमित नापने को, जी भर उड़ने दो अब। डेल्टा एस इज इक्वल टू सीवी ln t2 बाई t1। अच्छा, इसमें भी बड़ा लोचा है। अनअकैडमी इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसने बहुत डिग्निटी, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत डिग्निटी और बहुत बहुत वैल्यू दी, और अनअकैडमी में रहकर मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स को पैन इंडिया सर्व करने का मौका मिला। एंड कभी ऐसा नहीं रहा कि किसी तरह का फ्रिक्शन हो। इनफैक्ट अनअकैडमी ने मेरी बातों को, मेरे रिकमेंडेशंस को, सलाहों को बहुत इंप्लीमेंट भी किया। 7 डेज फ्री ट्रायल जो है वो, उसके लिए मैं सबसे ज्यादा पुश करने वाले लोगों में से था। तो अनअकैडमी इज अ वेरी esteemed organization and we have a very good terms. I mean organizational terms बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोग अपनी तरफ से कहानी बना लेते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जब मैंने रिजाइन किया तो अनअकैडमी की तरफ से बहुत अप्रोच हुआ कि नहीं सर, लेट्स कीप सर्विंग टुगेदर। मेरे कुछ अपने गोल्स हैं, मेरी कुछ अपनी चीजें हैं जो मैं इंडिपेंडेंटली करना चाहता हूं। जैसे एक है डिसिप्लिन प्रोग्राम। डिसिप्लिन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता था किसी प्लेटफॉर्म पर रहते हुए। एक डिसिप्लिन प्रोग्राम मैं रन करना चाहता हूं, मिशन डीडीआर, जिसको मैं जिस लेवल पर जाकर रन करना चाहता था वो एक दूसरे प्रोटोकॉल्स में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मुझे अपने प्रोटोकॉल्स बनाने हैं। लेकिन लोग अपनी अपनी कहानियां बना लेते हैं। एक दिन एक फैकल्टी का फोन आया, मैसेज आया मेरे पास कि सर आई हैव फुल सिंपैथी विद यू। मैंने कहा क्यों सर, मतलब मैंने कहा भाग जा, नहीं तो इतना मारूंगा ना। अलग अलग स्टोरीज खुद से। सो ऑल दैट इज नेवर अ केस। इनफैक्ट मैं पब्लिकली कह रहा हूं ये कि जो डिग्निटी, जो प्यार, जो सम्मान, जो वैल्यू उस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे दी है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। इट्स माई इंडिपेंडेंट डिसीजन। सो CV ln t2 बाई t1, अगर मैं CV को कांस्टेंट मान लूं तभी मैं ये लिख सकता हूं। Only if I assume CV to be constant, then I can write this. Similarly, second equation को अगर मैं इंटीग्रेट करूं, if I integrate the second equation, ds is equal to ds is equal to dh by t minus vdp by t। अब v by t को फिर से आप लिख सकते हो r by p, है ना? So you know that PV is equal to RT. You know that PV is equal to RT. So V by T can be written as R by P. V by T को मैं रिप्लेस कर सकता हूं R by P, और एक आइडियल गैस के लिए DH को लिख सकते CpDT, और किसी सब्सटेंस के लिए लिख सकते क्या ना। Can we write DH? Can we replace DH as CpDT for any other substance? No, 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 no. For ideal gas only, we can replace it as
CPDT. So this is R by P. इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, if I integrate this, my dear friends, if I integrate this, my dear friends, I'm going to get Cp ln T2 by T1, Cp ln T2 by T1, Cp ln T2 by T1 minus R ln P2 by P1. R ln P2 by P1. मैं अगेन कोई हवाबाजी नहीं, मैं रिवोल्यूशन एवोल्यूशन और अफोर्डेबल और ये सब नहीं बोलता हूं। मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि मैंने जिस तरह से मैं चाहता हूं अपने बैच को रन करना, 3 साल से अकेडमी पे बहुत अच्छे से मैंने सर्व किया है स्टूडेंट्स को। एंड मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, कोई ऐसी आईआईटी नहीं है जहां ना हो। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, ऐसा कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है जहां ना हो। But I wanted to do more, and it's simply a quest for more that asked me to move now. So, my dear friends, I don't know how you are going to mug them up, but you are going to mug them up. पहला, रिजर्वायर अगर है तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। रिजर्वायर है तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस है तो डेल्टा एस इज इक्वल टू सी एल एन टी टू बाई टी वन, सी एल एन टी टू बाई टी वन। सैचुरेटेड स्टेट है तो टेबल में जाके एस एफ और एस जी रीड कर लोगे आप, और टेबल में जाके एस एफ और एस जी रीड कर लोगे आप, और साथ ही साथ आपको एस वैल्यू मिल जाएगी वेट वेट स्टेट के लिए भी, अगर क्वालिटी मालूम है। अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस विद कांस्टेंट सीपीसीवी, तो आप चाहें तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो दूसरा वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन कीप यूजिंग दिस फार्मूला, you can keep using this formula Cv plus R, or if you want you can keep using this formula Cp minus R। ये डिपेंड करेगा किस तरह का प्रोसेस है। जिस तरह का प्रोसेस होगा उस तरह से हम यूज कर लेंगे इन दोनों फॉर्मूलास को। भैया कैसे याद रखने वाले हो आप मुझे नहीं पता, याद रखने वाले हो आप मालूम है। कैसे याद रखने वाले हो आप मुझे नहीं पता, याद रखने वाले हो आप मालूम है। और इसी के साथ ये रहा सबसे पहला सवाल। Heat transfer takes place between a reservoir at temperature T and m mass of an incompressible substance at initial temperature T naught. Entropy change. Heat transfer takes place till thermal equilibrium. वो मेंशन होना चाहिए क्वेश्चन में। Heat transfer takes place between a reservoir at temperature T and m mass of incompressible substance. M mass of इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस के बजाय वो आपको लिक्विड या सॉलिड ब्लॉक भी दे सकते हैं। इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस के बजाय वो आपको लिक्विड या सॉलिड ब्लॉक भी दे सकते हैं। कई बार मे बी पॉसिबल दैट दे वोंट मेंशन इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस, बट दे आर रादर गोइंग टू गिव यू आइदर अ सॉलिड ब्लॉक और अ सर्टेन मास ऑफ लिक्विड। अगर सॉलिड ब्लॉक गिवन हो या सर्टेन मास ऑफ लिक्विड गिवन हो, if it is a solid block given or certain mass of liquid given, then you will by default treat them as incompressible substances। solid block अगर given है या फिर एक certain mass of liquid given है, certain mass of liquid given है, तो आप उसे इनकॉम्प्रेसिबल ट्रीट करने वाले हो। रुझान आ चुके हैं पब्लिक के, mc ln t नॉट बाई टी माइनस mc ब्रैकेट में 1 माइनस टी नॉट बाई टी, mc ln t नॉट बाई टी और माइनस mc ब्रैकेट में 1 माइनस टी नॉट बाई टी। ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। c क्या है? c है उस इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस की। तो एक रिजर्वायर है। अब देखो एक प्रॉब्लम से मैंने दो मॉडल कवर करने की कोशिश की है। एक रिजर्वायर है टी टेम्परेचर पर, और एक इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस है इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट है, जो धीरे धीरे हीट लेकर टी तक पहुंच जाएगा।
और यहां से हीट फ्लो होती हुई चली जा रही है. Heat is flowing from this reservoir to that incompressible substance. From this reservoir to that incompressible substance. Reservoir से incompressible substance में heat flow हो रहा है. Heat flow is happening like this. सबसे पहले आप फर्स्ट लॉ लिखोगे और उसके बाद सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ मतलब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. Another unfortunate thing that जो एक यूनिवर्स का लॉ है उसे एक हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में डिफाइन करा गया. एक यूनिवर्स का लॉ किसी हीट इंजन डिवाइस और किसी रेफ्रिजरेटर डिवाइस का मोहताज नहीं होना चाहिए. अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग. क्या जैसे फर्स्ट लॉ का एक जनरल स्टेटमेंट पॉसिबल है दैट यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व्ड है, ऐसे ही सेकंड लॉ का कोई जनरल स्टेटमेंट पॉसिबल होगा क्या? आज हम लोग जनरल स्टेटमेंट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. हालांकि बहुत कुछ इस छोटे से सेशन में बता पाना संभव नहीं है. सबसे पहले आप first thing first, don't you tell me what you think that I can do. I'm one at the sail, I'm the master of my sea. The first thing, first law. First thing, first law. First thing, first law. First law is Aya plus Aya is equal to Ruka plus Gaya. Aya is equal to Ruka plus Gaya. कोई वर्क डन हो रहा है क्या इस पूरे प्रोसेस में? नो. कोई वर्क डन हो रहा है क्या इस पूरे प्रोसेस में? नो. क्या ये इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस कोई हीट रिजेक्ट कर रहा है? नो. तो इस इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस को कितना हीट मिलेगा नेचुरली? वो इसके ये इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस को कितना हीट मिलेगा वो इसके डेल्टा यू से रिटर्न होगा. एंड डेल्टा यू हम लिख सकते हैं mc डेल्टा टी. So the heat received by that incompressible substance will become mc and final temperature T minus initial temperature T naught. Naturally, heat given by the reservoir must be equal to the heat gained by the incompressible substance. रिजर्वायर ने इस प्रोसेस में जितनी हीट दी वो इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस ने गेन की, तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे एंड आई एम गोइंग टू गेट mc एंड t माइनस t नॉट. ध्यान से समझियो. नाउ वी second, don't you tell me what you think that I can be. I'm one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, the master of my sea. Second is what? Second is एंट्रोपी में चेंज. किसकी एंट्रोपी में चेंज? रिजर्वायर की एंट्रोपी में चेंज. रिजर्वायर की एंट्रोपी में चेंज हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन टी. कितनी हीट उसने लूज की? वो हीट उसने जो लूज की वो है mc t माइनस t नॉट के इक्वल. The heat that it has lost is equal to mc t minus t naught. ध्यान से समझियो. अपॉन t. रिजर्वायर के लिए कौन सा मॉडल यूज करेंगे? रिजर्वायर के लिए फर्स्ट मॉडल यूज करेंगे. I'm going to use the first model. So what is the entropy change of the reservoir? Entropy change of the reservoir is actually negative here and it is equal to minus mc and 1 minus t naught upon t. Minus mc and 1 minus t naught upon t. Now, entropy change of the incompressible substance क्या होगा? Entropy change of the incompressible substance क्या होगा? वो होगा बच्चा multiplied by specific entropy change. M multiplied by specific entropy change. इसके लिए कौन सा मॉडल यूज करेंगे? मैंने आपको बताया कितने? 4 मॉडल. How many models did I tell you? I told you second law has multiple branch of definitions. Actually, second law has one ultimate generalized definition. Its problem is that people realized the law
only through symptoms. तो लोगों ने कोविड को फीवर कह दिया, लोगों ने कोविड को कोल्ड कह दिया, लोगों ने कोविड को बॉडी एक कह दिया। किसी को बॉडी एक नजर आया, लोगों ने कहा कोविड बॉडी एक है। Somebody observed fever, people said COVID is fever. COVID is not fever, COVID is not body ache. Second law, जैसे जिसने ऑब्जर्व किया, केल्विन प्लैंक ने ऑब्जर्व किया हीट इंजन के थ्रू, उन्होंने कह दिया 100% एफिशिएंसी का हीट इंजन पॉसिबल नहीं है। क्लासियस ने ऑब्जर्व किया रेफ्रिजरेटर के थ्रू, उन्होंने कह दिया एक बिना पावर इनपुट के आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंड लॉ इन सिम्टम्स का मोहताज नहीं है। सेकेंड लॉ कैन बी डिफाइंड विदाउट दीज particular taking the reference of these particular devices। ध्यान से समझियो। So m delta s, now delta s is what? Delta s is final temperature upon initial temperature, C ln T by T naught। ओवरऑल यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा? What will be the entropy change of the universe? Entropy change of the universe will become sum of both of them. So m and c can be taken as common, and I'm going to get ln T upon T naught, ln T upon T naught, and 1 minus T naught upon T. 1 minus T naught upon T. 1 minus T naught upon T. आप देख सकते हो सर, थर्ड ऑप्शन इससे मैच करता हुआ दिखेगा। बाय द वे, बाय द वे, बाय द वे, बाय द वे, आप ना टी और टी नॉट की किसी भी वैल्यू के लिए इस वैल्यू को, टी और टी नॉट की किसी भी वैल्यू के लिए इसको कैलकुलेट करके देख लो, टी ग्रेटर देन टी नॉट। इफ टी इज ग्रेटर देन टी नॉट, you try calculating this value for any t value and any t naught value. Take any two values and हर बार every single time you are only and only and only and only and only and only going to get some positive value. You are going to get only some positive value. आप t और t naught की कोई भी वैल्यू लेकर कैलकुलेट कर लो। You calculate using any value of t and any value of t naught, and you are going to get something positive every single time. नहीं नहीं, आप यकीन नहीं करते मुझ पे तो कैलकुलेट करके देख लो। आप करो ना, टी की वैल्यू 600 ले लो और टी नॉट की वैल्यू 300 केल्विन करके देखो। टी की वैल्यू 1000 केल्विन, टी नॉट की वैल्यू 200 केल्विन करके देखो। वैल्यू ऑफ टी 5000 केल्विन एंड वैल्यू ऑफ टी नॉट 1200 केल्विन करके देखो। आप किसी भी टी और किसी भी टी नॉट की वैल्यू के लिए करके देखो और आपको यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज इस पूरे प्रोसेस में पॉजिटिव मिलेगा। Why? Why this कोलावेरी दी? ये रहा दूसरा प्रॉब्लम। This, here it goes, the second problem. Paracetamol for everything. अरे बाबा रुक जा, पेन कितने गया? हाँ पेन ये रहा। 5 kilogram of water at 400 K is mixed with 3 kilogram of water at 300 K and allowed to achieve thermal equilibrium in an adiabatic container. Entropy change of the universe due to this mixing is how much? क्या बोला मैंने? First thing first and second thing second. First thing first and second thing second. First thing is first law, and first law is energy balance equation. First law is energy balance equation. Energy balance equation says that जो high temperature पर है उसने जितना heat give up किया होगा, heat given by 400 K या 5 kilogram of water, heat given by 5 kilogram of water
goes to heat received by 3 kilogram of water. Heat received by 3 kilogram of water. कभी भी आपको एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने के लिए किसी भी प्रोसेस में कैसे भी कुछ भी हुआ हो, something happened and you want to calculate entropy change, then you should always begin with what? पहले एनर्जी पे फोकस करना. Heat given by 5 kilogram. So 5 kilogram multiplied by C and ये 400 से शुरू करके एक फाइनल कॉमन टेम्परेचर तक जाएगा. और heat received by 3 kilogram and C delta T ये एक फाइनल हाई टेम्परेचर तक जाएगा 300 केल्विन से स्टार्ट करके. It will start with 300 Kelvin and it will go up to some final high temperature. यहां से आपको एक कॉमन फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा. You will get a final common temperature. क्योंकि वाटर ही है दोनों ही केसेस में, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैंसिल हो जाएगा. Because it is water only, so specific heat capacity will get cancelled. I'm going to get 2000 minus 5t and 3t minus 900. So 2900 is equal to 5t plus 3t 8t. 2900 upon 8. Final temperature, final common temperature is 362.5. Hello people, फाइनल कॉमन टेम्परेचर क्या है बता दो मुझे. 4 5 जा 2000 minus 5t is equal to 3t minus 900. 2000 minus 5t is equal to 3t minus 900. Yes, 2900 upon 8, 362.5. 362.5. Up, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm one at the sail, I'm the master of my sea. Oh. अरे भाई, प्लग्ड इन होने के बावजूद ये लैपटॉप भूखा रहता है. अब क्या और मतलब कैसे क्या चार्जर और दो चार और लैपटॉप के चार्जर भी लाके तुम्ही को लगा दूं. हाँ, ठीक से देखो, लगा हुआ है चार्जर तुम्हें. अब आप सेकंड वाला करने वाले हो. सेकंड वाला इज व्हाट? सेकंड वाला इज दैट पहले ना 5 किलोग्राम वाटर में जो एंट्रोपी चेंज हुआ वो देखते हैं. Let's see how much entropy change happened in the 5 kilogram water substance. वाटर को बाय डिफॉल्ट कौन से मॉडल में फिट करेंगे? वाटर को बाय डिफॉल्ट which model? In which model we are going to fit water by default? By default we are going to fit water into which model? Incompressible substance. Incompressible substance का मॉडल क्या है? Incompressible substance का मॉडल है McLn T2 by T1. McLn T2 by T1. And delta S आपको मिल जाएगा 5 multiplied by 4.18 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन. फाइनल टेम्परेचर है 362.5. इनिशियल टेम्परेचर है इस 5 किलोग्राम वाले वाटर का 400 केल्विन. ये नेचुरली आपको एक नेगेटिव नंबर मिलेगा. एंड मिक्सिंग होने के बाद कितना एंट्रोपी में चेंज हुआ है 3 kg वाले वाटर का? व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ 3 kg वाटर? दैट एंट्रोपी चेंज विल बी 3 multiplied by 4.18. 3 multiplied by 4.18 natural log of 362.5 divided by initial temperature, and initial temperature is 300 Kelvin. Initial temperature is 300 Kelvin. तो यहां से आप वैल्यूज कैलकुलेट कर लो. इतना भूख अच्छी नहीं है, नहीं तो बैटरा फूल जाएगा. हाँ, बताओ नेट वैल्यू क्या मिलती है बच्चा? ये दोनों वैल्यूज अलग अलग बता दो मुझे. नेचुरल लॉग ऑफ 362.5 अपॉन 400 multiplied by 5 multiplied by 4.18
-2.057 किलो जूल पर केल्विन। -2.057 किलो जूल पर केल्विन। एंड ये वाला is going to be 362.5 upon 300, and natural log of this multiplied by 4.18 multiplied by 3. So this is plus 2.3731 plus 2.3731 किलोजूल पर केल्विन। पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगी सर? आज तक और सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा तो हमने यूनिवर्स का इंटरनल एनर्जी ना कैलकुलेट किया चेंज, हमने यूनिवर्स का एंथैल्पी चेंज ना कैलकुलेट किया, और एंट्रोपी जब से शुरू हुआ है हम देख रहे हैं बार बार आप यूनिवर्स में इंटरेस्टेड हो। Every single time you are interested in the universe, what the hell is wrong here? That I'm not able to understand. Why are we interested in the universe? Universe. मैंने आपको बोला once again, comprehensive course on thermodynamics जब अटेंड करोगे आप एक्चुअली ब्रह्मांड देख लोगे. You will actually see the universe. So this is going to be -2.057 0.3161 इतना किलोजूल पर केल्विन एंट्रोपी चेंज हुआ। इसका इसका किसका किसका? पूरे यूनिवर्स का। The whole universe has undergone the entropy change of 0.3161 किलोजूल पर केल्विन। 0.3161। और फिर से एक बार आप ऑब्जर्व करते हो एक पॉजिटिव चेंज हुआ है। once again you observe इंडिविजुअली 5 किलोग्राम वाले का एंट्रोपी डिक्रीज हुआ है, इंडिविजुअली 3 किलोग्राम वाले का एंट्रोपी बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल एंट्रोपी अगर पूरे यूनिवर्स की आप देखोगे तो आपको एक पॉजिटिव चेंज दिखेगा। इंडिविजुअली 5 किलोग्राम वाटर हैज experienced negative entropy change, that is its entropy decreased. Individually the 3 kilogram water has experienced a positive entropy change, that is its entropy increased. But overall no decrease is possible. Only some increase will happen when you calculate overall. आप जब overall calculate करोगे तो सिर्फ थोड़ा increase होगा। ये रहा तीसरा प्रॉब्लम। टी टेम्परेचर पर एक आइडियल गैस है और एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो करता है वॉल्यूम V1 से लेकर वॉल्यूम V2 तक, और इस प्रोसेस में वो Q किलोजूल पर किलोग्राम हीट रिसीव करता है सराउंडिंग्स से। उसका एंट्रोपी चेंज इनमें से क्या होगा? R ln V2 by V1 या Q by T या R ln V2 by V1 plus Q by T. Its entropy change is going to be what? R ln V2 by V1 or Q by T or R ln V2 by V1 plus Q by T. पिछले साल क्विज में दिया हुआ क्वेश्चन और जनता ढेर। पिछले साल क्विज में दिया हुआ क्वेश्चन और 50% जनता ट्रैप। %50 public got trapped. People are answering D 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 while gaining heat Q from surroundings. Entropy change in kilojoule per kilogram Kelvin of the gas during this process will be how much? एक आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम V से बढ़कर V1 से बढ़कर V2 हो जाता है।
volume increases from V1 to V2. Volume increases from V1 to V2. Volume is increasing from V1 to V2 और इसलिए डेल्टा S वैल्यू will be equal to डेल्टा S वैल्यू ध्यान से समझियो डेल्टा S कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे क्योंकि वॉल्यूम गिवन है इसलिए CV प्लस R वाला फॉर्मूला because volume is given therefore you are going to use the formula corresponding to CV plus R. The formula corresponding to CV plus R. ध्यान से समझियो आइसोथर्मल होने के कारण T2 और T1 कैंसिल हो जाएंगे और आपको स्पेसिफिक एंट्रोपी चेंज मिल जाएगा R ln V2 by V1. Specific entropy change you are going to get R ln V2 by V1. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है R ln V2 by V1. ना 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 हमको तो ये भी पता है कि एक रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो रहा है if it is a reversible transformation then I can always calculate entropy change I can always calculate entropy change by calculating this तो अगर मुझे स्पेसिफिक एंट्रोपी चेंज चाहिए तो नेचुरली मैं उसे टोटल एंट्रोपी चेंज अपॉन मास लिखूंगा एंड टोटल एंट्रोपी चेंज अपॉन मास लिखते समय नेचुरली मैं कैपिटल Q को m से डिवाइड करूंगा I'm going to take m inside and this will become integral del Q by T. सर कैसे पता कि रिवर्सिबल है गिवन है देखो 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 ऊपर तो देखो it's given that it is reversible and not only reversible it's given that it is isothermal और वैसे भी हीट ट्रांसफर सिर्फ एक ही तरीके से रिवर्सिबल हो भी सकता है जब वो बिना टेम्परेचर डिफरेंस के एग्जीक्यूट किया जाए हीट ट्रांसफर कैन बी रिवर्सिबल ओनली इफ इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी टेम्परेचर डिफरेंस तो यस जो गिवन है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है इसलिए मैं इसे यूज कर सकता हूं एक बार फिर से समझ लो एंट्रोपी प्रॉपर्टी है उसमें चेंज किसी गिवन प्रोसेस में होगा ही आप उससे del Q by T से कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके पास एक रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या एक दोनों स्टेट्स के बीच में कोई पॉसिबल रिवर्सिबल पाथ अवेलेबल है क्या entropy is a property and its change is going to be a function of final state and initial state anyways प्रोसेस कैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है irrespective of what process you follow but the delta S if you are if there is a reversible path possible between those given states then of course the calculation can be done using del Q by T then of course the calculation can be done using del Q by T क्योंकि आइसोथर्मल है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और उसे आप बाहर ले सकते हो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और उसे आप बाहर ले सकते हो इंटीग्रल del Q बन जाएगा टोटल हीट सप्लाइड और इसलिए उसकी उसकी एंट्रोपी चेंज को मैं Q by T भी लिख सकता हूं सिंपली I can write its entropy change either like this or I can write its entropy change or I can write its entropy change like this दोनों ही इंडिविजुअली करेक्ट हैं दोनों का सम नहीं करेक्ट है दोनों इंडिविजुअली दोनों करेक्ट हैं both of them are correct individually so this is correct and this is correct और इसलिए थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं कहूं कि इंटरनल एनर्जी चेंज को सीवी डेल्टा टी लिखना पसंद करोगे
या एक एडियाबेटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज को डेल्टा डब्ल्यू लिखना पसंद करोगे? दोनों ही बातें सच हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं कहूं कि इंटरनल एनर्जी चेंज को सीवी डेल्टा टी लिखना पसंद करोगे, या फिर इंटरनल एनर्जी चेंज को एक एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल डब्ल्यू लिखना पसंद करोगे, या एक आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल क्यू लिखना पसंद करोगे? आप बोलोगे दोनों बातें सही हैं। पहली बार आप सिंपली इनिशियल फाइनल स्टेट के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो, दूसरी बार आप उसे उस अकाउंट बैलेंस को किसी ट्रांजैक्शन से रिलेट करने की कोशिश करते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है, और हमारा अगला डिस्कशन भी यही है। आवर नेक्स्ट डिस्कशन इज गोइंग टू बी दिस, दैट माय डियर फ्रेंड्स, डेल्टा u is integral cv dt, delta u is cv delta t, delta u is u f plus x ufg minus some x1 ufg minus uf plus some x2 ufg. You can always write a property change in terms of initial and final states, but you know that it can always be related with, transactions. आप एक प्रॉपर्टी चेंज को इनिशियल और फाइनल स्टेट्स का के टर्म्स में हमेशा ही एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन आप हमेशा जानना चाहते हो ये प्रॉपर्टी चेंज हुआ इनिशियल से लेकर फाइनल स्टेट तक तो क्यों हुआ, कौन सा ट्रांजैक्शन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या उसके लिए हीट रिस्पॉन्सिबल है, क्या उसके लिए वर्क रिस्पॉन्सिबल है। अगर एडियाबेटिक हो तो डेल क्यू जीरो हो जाए, वर्क रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आइसोकोरिक हो तो डेल डब्ल्यू जीरो हो जाए और हीट रिस्पॉन्सिबल हो। इफ adiabatic, del q will become zero and del w will be responsible for that delta u. If isochoric, then delta w will become zero and del q will be responsible for that. अकाउंटेबिलिटी तय करना कि डेल्टा यू तो प्रॉपर्टी चेंज है, उसे मैं हमेशा इनिशियल फाइनल स्टेट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं जानना चाहूं कि ये क्यू की वजह से आया या डब्ल्यू की वजह से आया या क्यू माइनस डब्ल्यू की वजह से आया, तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इनेबल करता है। आगे के डिस्कशन की तरफ डिस्कशन फ्लो हो रहा है। डिस्कशन इज नाउ फ्लोइंग टुवर्ड्स द फर्दर इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट। इससे पहले कि फर्दर इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट को एड्रेस करें, आप बता दो मुझे, m mass of an ideal gas isothermally expanded in a piston cylinder device from initial volume V to final volume 2V, and m mass of same ideal gas is contained in half of an insulated chamber while the other half, separated by a membrane, is initially evacuated. Now insulated chamber, अच्छा ठीक है, insulated chamber, okay, insulated chamber, ठीक, insulated chamber याद रखना, while the other half is having vacuum. Now separation breaks and gas expands to fill the whole chamber. Which of the following is correct? Entropy change of gas is same in both. Entropy change of universe is also same in both. Entropy change of gas is same in both. Entropy change of universe is more in one than in two. Entropy change of the gas is same in both. Entropy change of the universe is more in two than in one. Entropy change of the gas as well as that of the universe is different in both the cases. पढ़ें इस समस्या को और सॉल्व करने की कोशिश करें। Why option A is wrong, sir जी? पिछली प्रॉब्लम, because you can't write entropy change as the sum of both. How can you write entropy change as the sum of both? I mean, why? You present your logic. Isn't it illogical? Write it Q by D because it is the definition of entropy.
write it R ln V2 by V1 because again from the model number 4 we get that. Can you present your logic? Why should we write it as sum? भाई मैंने तो पूरा दो तरह से कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको कि देखो आप मॉडल फॉलो कर लो, आप बॉदर ही मत करो प्रोसेस क्या है क्या नहीं है. You don't bother about the process. You express entropy change in terms of initial and final state. You express entropy change in terms of initial and final temperatures and volumes, initial final states. Why should I bother कि बीच में कैसे किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? Why should I bother that how the transformation happened in between? Second तरीका I followed that let's calculate for a reversible path. Now I calculated over assuming a reversible path. I say it again, it's like saying delta U is CV delta T and again saying delta U is delta Q. Do you write delta U? If you give Q heat to some substance, you write delta U either as Q or you write delta U as C delta T. Do you write delta U as the sum of both? Got it, exactly. मैं चाहता हूं कि एंट्रोपी में क्लैरिटी आपके दिमाग में उसी लेवल पर बने जो लेवल क्लैरिटी का बाकी प्रॉपर्टीज के लिए होता है. The clarity of any other property and the clarity of entropy should be same. आपने Q हीट कांस्टेंट प्रेशर पे दी तो आप H को Q भी लिख सकते हो और Cp डेल्टा T भी लिख सकते हो, बट क्या आप Q प्लस Cp डेल्टा T लिखोगे? नहीं. कहने का मतलब है H which is Cp delta T is having a check responsible for it. H which is Cp delta T. इस बात को समझ लो क्योंकि please everybody try understanding because this is something super important. जो ये समझ लेगा वो पूरी थर्मोडायनेमिक्स का बेताज बादशाह होगा. Understanding this is the most important thing. This is the main thing and this is the definition of thermodynamics. मैं आपको दिखाता हूं कि thermodynamics लोग डिफाइन कर देते हैं, उनको खुद नहीं पता कि क्यों ये डेफिनेशन. मैं आपको दिखाता हूं क्यों ये डेफिनेशन. डेल्टा यू जिसे आप CV डेल्टा T लिख देते हो या जिसे आप इंटीग्रल CV dt लिख देते हो या जिसे आप U2 माइनस U1 लिख देते हो और U2 U1 की वैल्यूज टेबल से जाकर ढूंढ के लाते हो. डेल्टा U की वैल्यूज जिसे आप हमेशा इनिशियल फाइनल स्टेट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो. दूसरी तरफ आप जानते हो कि उस डेल्टा U के लिए कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं. You know that for that delta U there are certain transactions that are responsible. So that delta U you can always relate with those transactions. Account balance थोड़ी देर पहले 5 लाख था, अभी 7 लाख है. सर आप अपने अकाउंट बैलेंस की नहीं हमारे अकाउंट बैलेंस की बात करो. थोड़ी देर पहले 5,000 था और अभी भी 5,000 ही है. थोड़ी देर पहले 12 रुपए था सर और अभी भी 12 रुपए ही है. चलो जो भी, तो अकाउंट बैलेंस 5 लाख था 7 लाख हुआ. 5 से 7 क्यों हुआ कैसे हुआ मैं नहीं भी बॉदर करूं तब भी मैं अकाउंट बैलेंस इंक्रीज हुआ इस चीज को, इस सच्चाई को बदल नहीं सकता. I can't
hide this truth that account balance changed. Why it changed? Did somebody deposit check? Did somebody deposit cash? I don't know. It changed. It changed. Huh. If you want to know why it changed, then you will have to go to the transactions relating property changes with transactions. Delta H, you can write incompressible substance भी include करो, include incompressible substance also. देखो मैं आपको बताता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन जो है वो क्यों है, why the definition of thermodynamics is whatever it is. प्योर पूरे यूनिवर्स के लिए लेते तो ऐड कर देते क्या, अरे नहीं रे बाबा, तो ऐड ना करते तो सब्ट्रैक्ट करते, क्योंकि सराउंडिंग्स ने हीट को गिव अप किया है। गैस की एंट्रोपी CVln V2 by V1 इंक्रीज हुई क्योंकि वो हीट हुई, लेकिन सराउंडिंग्स का माइनस क्यू बाई टी होता। अगर पूरे यूनिवर्स के लिए लेते तो माइनस क्यू बाई टी होता वहां पर। सो डेल्टा यू, जिसे आप सी डेल्टा टी लिख सकते, जिससे आप आइडियल गैस के लिए इंटीग्रल CVdT लिख सकते, जिससे आप आइडियल गैस के लिए CVT2 माइनस T1 लिख सकते, और जिसे आप सैचुरेटेड स्टेट्स के लिए U2 माइनस U1 लिख सकते, और फिर ये वैल्यूज आप टेबल से लेकर आते। आप जानना चाहोगे क्या इस डेल्टा U के लिए कुछ ट्रांजैक्शंस रिस्पॉन्सिबल हैं? आर सम ट्रांजैक्शंस responsible for this property change, and if those transactions are responsible, what are those transactions? वो transactions हैं क्या? ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो, वो transactions हैं क्या? इनफैक्ट और ज्यादा जनरलाइज करके लिखोगे तो आप लिखोगे एनर्जी आ सकती है हीट और वर्क दोनों की वजह से, एनर्जी जा सकती है हीट और वर्क दोनों की वजह से, तो एनर्जी में जो चेंज है वो दोनों की वजह से हो सकता है। ऐसे ही आप डेल्टा एच कैलकुलेट करते हो। एक इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए डेल्टा एच होगा सी डेल्टा टी प्लस P2V2 माइनस P1V1 प्लस P2V2 माइनस P1V1, क्योंकि U डेल्टा U प्लस U2 प्लस P2V2 माइनस U1 प्लस P1V1 कर दिया बेसिकली मैंने। एक आइडियल गैस के लिए आप एंथैल्पी चेंज लिखते CPdT, एक आइडियल गैस विद कांस्टेंट CpCv के लिए Cp डेल्टा T, एक लिक्विड वेपर सैचुरेटेड स्टेट्स के लिए H2 माइनस H1, और ये H2 और H1 वैल्यूज कहां से आएंगी? टेबल से। H2 और H1 वैल्यूज कहां से आएंगी? टेबल से। लेकिन फिर आप कहते हो कि एंथैल्पी में चेंज, एंथैल्पी इज अ प्रॉपर्टी and the change in enthalpy can anyway be evaluated depending upon initial and final states. Now you ask a question, can we attribute it to some kind of transactions? And the answer is yes. And the answer is yes. Can we attribute it to some kind of transactions? And the answer is yes. And what is the answer? The answer is that enthalpy में change heat की वजह से हो सकता है, enthalpy में change work की वजह से हो सकता है। क्या एंथैल्पी में तो चेंज हुआ, इनिशियल फाइनल स्टेट है तो है, चेंज हुआ, क्या इस चेंज को मैं अकाउंट बैलेंस बढ़ा तो चेक के कारण बढ़ा या कैश के कारण बढ़ा? अकाउंट बैलेंस कम हुआ तो चेक के फॉर्म में किसी ने विड्रॉ किया या कैश के फॉर्म में किसी ने विड्रॉ किया? तो तब आप कहते हो कि भाई साहब हेलो, एंथैल्पी में चेंज, एंथैल्पी में चेंज इन दो वजहों से हो सकता है, एक हीट, दूसरा वर्क, तीसरा काइनेटिक पोटेंशियल। एक हीट, दूसरा
वर्क, तीसरा काइनेटिक और पोटेंशियल, थर्ड वन काइनेटिक एंड पोटेंशियल। एंथैल्पी में चेंज तो एंथैल्पी में चेंज है, बट आई कैन एट्रीब्यूट इट कि अकाउंट बैलेंस बढ़ा तो आखिर क्यों बढ़ा। इफ अकाउंट बैलेंस इंक्रीज्ड, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सिमिलरली माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ऐसे ही थंबनेल पे नहीं लिखा है कि आज तक ये नहीं समझ में आए, लेकिन आज के बाद कभी ये नहीं कहोगे, आज के बाद कभी ये नहीं कहोगे। सिमिलरली इंटरनल एनर्जी में चेंज, you deposit money in the form of check, you deposit money in the form of cash, deposit money in the form of cash plus u1 is equal to you withdraw money in the form of check, you withdraw money in the form of cash and then u2। तो सवाल ये उठता है, क्या हम उस चेंज को किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर जिम्मेदारी डाल सकते हैं कि क्यों ये चेंज हुआ? आंसर है हाँ। सिमिलरली डेल्टा एस, वेरी सिमिलरली डेल्टा एस, जो इस लेवल की क्लैरिटी दे वो अनमैचेबल, जो इस लेवल की क्लैरिटी दे वो अनमैचेबल। डेल्टा एस प्रॉपर्टी चेंज है, उसे एक delta S is a property change and it can be written in terms of delta S is a property change and it can be written in terms of initial and final states. Yes, it can be written in terms of initial and final states. Yes. Let me lift the pen so that it can show ink. Lasso select. Dear Microsoft, thank you for making such awesome tools. So entropy change can be written as CLN T2 by T1 क्योंकि प्रॉपर्टी में चेंज है। Entropy change can be written as CV dt by T, CV dt by T plus R ln V2 by V1 या फिर CP dt by T plus minus R ln P2 by P1। एंट्रोपी में चेंज कैन बी रिटन एज, अगर CV कांस्टेंट हो जाए, अगर CV कांस्टेंट हो जाए तो एंट्रोपी में चेंज कैन बी रिटन एज CV ln T2 by T1 प्लस R ln V2 by V1। ऑफ कोर्स एक प्रेशर वाला फॉर्मूला भी है जो मैंने नहीं लिखा है यहां पर। एंड अगर एंट्रोपी में चेंज कैलकुलेट करना है, यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट if it is saturated state or wet state by going into the table. But now you say that just like internal energy में change के लिए वर्क और हीट रिस्पॉन्सिबल होता है, just like एंथैल्पी में चेंज के लिए वर्क, हीट, काइनेटिक, पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे ही क्या एंट्रोपी में होने वाले चेंज को आप किसी को एट्रीब्यूट कर सकते हैं? एंड द आंसर इज यस, एंड द आंसर इज यस, एंड द आंसर इज यस 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 यस। So this is what the whole phenomenon is. इसलिए थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या लिखी ऑथर्स ने? दैट थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ। इसलिए थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन, स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ोगे तो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या लिखी मिलेगी? स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ोगे तो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन मिलेगी, थर्मोडायनेमिक्स इज द study of changes in properties caused by energy interactions. Thermodynamics is the study of changes in
properties caused by energy interactions. Thermodynamics is the study of change in properties caused by energy interactions. Thermodynamics is the study of change in properties caused by कह दो उन पढ़ने वालों से विधान त्रिपाठी जी आइए पूछिए रैंक, क्योंकि जब आप रैंक पूछते हैं तो आपको मिले हुए संस्कार गलत हैं, तो आप अर्जुन बन ही नहीं सकते। क्योंकि अर्जुन ने अगर गुरु द्रोण से ये पूछ लिया होता कि तुम इतिहास में अर्जुन बनोगे क्या कभी, गुरु द्रोण का काम अर्जुन बनना नहीं है, गुरु द्रोण का काम है अर्जुन बना देना। आओ मैं बना दूंगा तुम्हें अर्जुन। Of course, rank etc. is okay. IIT tag is also okay. Writing a book is also okay. But it doesn't anyway matter, believe me. A true teacher is going to be a true teacher irrespective of what rank or what tag or what, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक महावीर स्वामी नंगे थे तो नंगे हो जाओगे तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाण का तो पता नहीं, लेकिन लोग ना जिस सोसाइटी में जाओगे वहां से तुमको भगाएंगे, डंडे मार मार के भाग भाग, निर्माण हो जाएगा तुम्हारा। तो ये है ओवरऑल पिक्चर। लेकिन 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 ये कहानी अभी थोड़ी सी बाकी है मेरे दोस्त। दिस होल थिंग इज नॉट, दिस स्टोरी इज स्टिल इनकम्प्लीट। एंट्रोपी वाली स्टोरी थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। अब करते हैं ये प्रॉब्लम। चौथी प्रॉब्लम में मैंने आपसे पूछा consider following two processes. Mass m of an ideal gas is isothermally expanded in a cylinder piston device such that its volume becomes from V to V, such that its volume becomes from V to V, such that उसका वॉल्यूम V से टू V हो जाता है। ओके, अब आइसोथर्मल के बारे में मैंने आपको बताया था, फिर से फर्स्ट यूज कर लो प्लीज। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली बात क्या, पहला नियम, पहली बात पहला नियम, एक आइडियल गैस के आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होगा, क्योंकि एक आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सिंस T1 is equal to T2, so for an ideal gas, U1 will be equal to U2, and therefore delta U will be equal to 0. If delta U will be equal to 0, I get del Q is equal to du plus del W से that heat is equal to work। इसका मतलब एक वर्क ये जो प्रोड्यूस करेगा उतना ही हीट इससे सराउंडिंग से मिलते रहना चाहिए। आइसोथर्मल है तो इसकी इंटरनल एनर्जी में इसको कोई चेंज नहीं करना है, तो जितनी हीट इसको मिलती रहेगी उसको ये वर्क में कन्वर्ट करता रहेगा। आइसोथर्मल मींस दैट इट doesn't have to change its own internal energy. Whatever amount of heat you will give it, it will keep giving that heat in the form of work to the surroundings. It will keep giving that energy
to surroundings in the form of work. दोस्त, अब आप आ जाओ सेकंड पर। सेकंड में हमारे पास दो मॉडल हैं। पहला मॉडल है गैस। पहला मॉडल है गैस। फर्स्ट थिंग इज गैस। गैस के लिए वॉल्यूम वाला यूज करूंगा। ये याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, प्लीज समझ लो आप। रिमेंबरिंग दिस इज सुपर इजी। दीज टू फॉर्मूलाज Cv प्लस आर एंड Cp माइनस आर, बस इतना याद रखो। एंड Cv के समय वॉल्यूम एंड Cp के समय प्रेशर। सिंपली रिमेंबर दिस मच। Simply remember this much, that you have Cv plus R and you have Cp minus R. And Cv के समय you have volume and Cp के समय you have second term में you have pressure. तो आइडियल गैस की एंट्रोपी चेंज आप बड़े आराम से एक्सप्रेस कर लोगे। You will be able to express the entropy change of this ideal gas in this process very easily, that I'm going to get Cv ln T2 by T1, it's an isothermal process, plus R ln V2 by V1. V2 is 2V and initial V is V. Of course, ये specific change है, इसको M से multiply कर दो. You multiply by M. So you are going to get MR ln 2. What is the delta S of surroundings? क्या इस पूरे प्रोसेस में सराउंडिंग्स ने कुछ पार्टिसिपेट किया? In this whole process, did surroundings participate? In this whole process, did surroundings participate? Yes, they participated. और वो हमें पता चला फर्स्ट लॉ अप्लाई करके। वो हमें कैसे पता चला? वो हमें पता चला फर्स्ट लॉ अप्लाई करके कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन तभी होगा जब आप इसको क्यू हीट देते रहें, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट देते रहें, एंड दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट बाय द वे आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है RT ln V2 by V1. RT ln V2 by V1, so that will become equal to RT ln 2. अब सराउंडिंग्स ने उतना ही हीट लूज किया होगा। Surroundings must have lost that much heat. Surroundings must have lost that much heat. जितनी हीट आइडियल गैस ने गेन की है, and this is going to become RT ln 2 upon T. कुछ नहीं गिवन है तो आई एम अज्यूमिंग कि सराउंडिंग्स और सिस्टम दोनों सेम टेम्परेचर पर हैं। This is minus R ln 2. What will be the total overall change in the entropy of universe? Universe की entropy में change क्या होगा? What will be the change in entropy of the universe? फिर से एक बार लेसो यूज करेंगे so that हम इसे इधर मूव कर सकें और इसे इधर मूव कर सकें and we can create some space. मैंने आपको बोला था मेरी क्लासेस अटेंड करना तो ब्रेकिंग बैड एक्सपेक्ट करना। कई बार आपको एक एपिसोड पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ एक मक्खी मारने में। एक पूरा एपिसोड कंप्लीट हो गया एक मक्खी मारने में। And I was like, what the holy hell? Anyways, delta S of the universe will become how much? Delta S of the universe will become mr ln 2 minus r ln 2. Of course, ये इसमें मुझे मास मल्टीप्लाई करना चाहिए था। Q is equal to W is equal to M multiplied by R multiplied by T. So this is M here and this is M here. So finally I can take mr ln 2 common, isn't it? mr ln 2 and this one is, अच्छा ये पूरा रिवर्सिबल हो गया। ओहो, this totally became reversible. क्या अगर सेम टेम्परेचर पर है तो हो ही जाएगा। Actually, I should have mentioned that they are at different temperatures.
So minus mr ln2 is the entropy change of ideal gas. Yes, minus mr ln2 and multiplied by T upon T naught. हाँ, ये मेंशन होना चाहिए था कि सराउंडिंग्स किसी और टेम्परेचर पर हैं। सराउंडिंग्स का टेम्परेचर मेंशन होना चाहिए था। दिस शुड हैव बीन मेंशन्ड। सो टोटल चेंज क्या हो जाएगा? टोटल चेंज हो जाएगा mr ln2 कॉमन and 1 minus T upon T naught. This is the total change. अब आते हैं दूसरे प्रोसेस पर। दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरा प्रोसेस है एक इंसुलेटेड चैम्बर है। सेकेंड प्रोसेस इज व्हाट? सेकेंड process is going to open the door of second process is going to open the door of at another level of discussion that इसमें आधे चैम्बर में गैस है और बाकी आधे चैम्बर में गैस नहीं है। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या हो गया? इनिशियल वॉल्यूम हो गया V एंड व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम पीपल? फाइनल वॉल्यूम पूरे में एक्सपैंड होगा वो और फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 2V। What will be the delta S of the gas? What will be the delta S of the gas? ध्यान से समझियो। What will be the delta S of the gas? Delta S of the gas will be M multiplied by CV ln T2 by T1 plus R ln V2 by V1. R ln V2 by V1. Once again, in this process as well, delta S of the gas is mr ln2। इस बार सराउंडिंग्स ने पार्टिसिपेट किया क्या? इस बार सराउंडिंग्स ने पार्टिसिपेट किया क्या? इस बार सराउंडिंग्स ने पार्टिसिपेट किया क्या? Did surroundings participated in anything this time? No, surroundings did not participate, and therefore delta S of the universe will be mr ln 2। आप इसे अगर इक्वल टेम्परेचर मान के कैलकुलेट करें तो ये 0 होगा और ये mr ln2 होगा। इक्वल टेम्परेचर ना मान के कैलकुलेट करें तब भी ये लेस देन mr ln2 है। Even then it is less than mr ln2. If you, in the first case, if you assume equal temperature, then it is 0, which is less than mr ln2. If you even don't assume equal temperature, then also it is 1 minus something. It is less than mr ln2. पहले केस में यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज दूसरे केस के कंपैरिजन में कम हुआ है। पहले केस में यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज दूसरे केस के कंपैरिजन में कम हुआ है। इन द फर्स्ट केस एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज लेस, इन द सेकंड केस it is more. Entropy change of universe is more in the second case than in first case. No, 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 no. Take a second. Did I commit some mistake? गैस का एंट्रोपी चेंज mr ln2। अच्छा, मैंने बोला था सराउंडिंग्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? I asked, are the surroundings participating? Okay. I understand. Okay. वो सब छोड़ो, ये बताओ सेकंड वाले केस में हीट ट्रांसफर कितना हुआ? वो सब छोड़ो, ये बताओ सेकंड वाले केस में हीट ट्रांसफर कितना हुआ? देखो मैं एक आध क्वेश्चन और तो नहीं है? नहीं। नो।
हाँ, आप बताओ सभी लोग, सेकंड वाले केस में हीट ट्रांसफर कितना हुआ? In the second case, how much is the heat transfer? Is the temperature same in the second case because of expansion? Yes. वो मैं आपको अलग से explain कर देता हूँ. Let me explain that separately. It's not going to be free for any kind of, it's not going to be same for any kind of substance. It's only for ideal gas. Ideal gas का free expansion होने के कारण डेल्टा W 0 है और डेल्टा Q 0 है, तो डेल्टा U 0 हो गया फर्स्ट लॉ से. डेल्टा U 0 होने का मतलब एक आइडियल गैस के लिए डेल्टा T का 0 हो जाना. चल वापस आते हैं मुद्दे पर. दैट सेकंड केस में कोई हीट ट्रांसफर हुआ क्या? नहीं. एंट्रोपी चेंज हुआ क्या? हाँ. आज से कभी कहोगे एंट्रोपी चेंज डेल क्यू बाई टी? सेकंड केस में कोई हीट ट्रांसफर हुआ क्या? नहीं. सेकंड केस में सिस्टम से सिस्टम में, सिस्टम से सराउंडिंग्स में, सराउंडिंग से सिस्टम में कोई हीट ट्रांसफर हुआ क्या? In the second case, is there any heat transfer that happened from one part of system to another part of system, from system to surroundings, from surroundings to system? No. Entropy changed or not? Entropy changed. मैंने बोला था पहला पार्ट होगा इवोल्यूशन, और पहला पार्ट होगा इवोल्यूशन और हाउ टू डील विद इट. दूसरा पार्ट होगा कुछ प्लॉट, और तीसरा पार्ट होगा ऑ. अब ये है ऑ, दैट ओ हीट ट्रांसफर हुआ नहीं, एंट्रोपी चेंज कैसे हुआ? देयर इज नो हीट ट्रांसफर, व्हाई द हेल एंट्रोपी चेंज्ड? एंड हाउ द हेल एंट्रोपी चेंज्ड? सिस्टम की भी चेंज हुई, यूनिवर्स की भी चेंज हुई. इससे पहले कि इस शॉक को मैं आपके सरप्राइजिंग एलिमेंट की दवा करूं, मैं चाहता हूं कुछ आज के दूसरे डिस्कशन पर चलकर कुछ प्लॉट कंप्लीट कर लिए जाएं. Let us move on to the second discussion and complete some plots. In the second part, my dear friends, I say it again, in the second part, there is absolutely no heat transfer that has happened. In the second part, there is absolutely no heat transfer that happened. And yet I observe that there is entropy change happening, not only for the system, but for entire universe. The question arises, if entropy change का definition था del Q by T, why the hell and how the hell entropy change is happening as MRLN2 when there is no heat interaction taken place? जब किसी तरह का कोई हीट इंटरेक्शन नहीं हुआ है तो एंट्रोपी चेंज क्यों और कैसे, कब और कहां, कैसे, क्यों? डेल क्यू बाई टी. अब से कभी मत कहना एंट्रोपी मतलब डेल क्यू बाई टी. डोंट एवर से एंट्रोपी मींस डेल क्यू बाई टी. इससे पहले कि उस क्वेश्चन को आंसर करें कि ऐसा क्यों हुआ, why exactly did it happen, my dear friends, I'm now going to take you to the plots. इन प्लॉट्स की बारी आती है तो पीवी प्लॉट्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं. Let's recall the PV plots. Let's recall the PV plots. ध्यान से समझियो. Let's recall PV plots. And on PV plots, we are going to have isobaric lines looking something like this. Isobaric lines looking something like this. On PV plots, isochoric lines are going to look something like this. Isochoric lines कुछ ऐसी दिखने वाली हैं, और PV plots पर isothermal lines are going to look something like this. Of course, we have plotted for
ideal gas, and on the PV plot, adiabatic lines are going to look something like this. Adiabatic lines are going to look something like this. आज से adiabatic lines का नाम है कुछ और, क्या नाम है देखेंगे अभी। आज से we are going to call adiabatic lines by some different name। बहुत ध्यान से समझियो। So green lines are representing, you already know this, green lines are representing isobaric, that is pressure remains constant. Blue lines are representing, blue lines are representing the isochoric lines, that is volume remains constant, and red lines are representing the isothermal lines. Red lines are representing the isothermal lines, that is temperature remains constant, and purple lines are representing the adiabatic lines, जिनको आज से हम आइसेंट्रोपिक कहना पसंद करेंगे। अभी के लिए आप जानते हो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, तो डेल क्यू जीरो हो गया तो डेल्टा एस जीरो हो गया। हालांकि ये पूर्ण सत्य नहीं है, दिस इज नॉट पूर्ण सत्य, बट एडियाबेटिक के लिए अगर एडियाबेटिक के साथ साथ वो रिवर्सिबल भी हो, if it is reversible plus adiabatic, then delta S will become zero. If it is reversible plus adiabatic, then delta S will become zero। और इसलिए आज के बाद से adiabatic reversible plus adiabatic को हम constant entropy कहना पसंद करेंगे। Reversible plus adiabatic we will call as constant entropy। Constant means iso and entropy means entropy, so it becomes isentropic। रिवर्सिबल पाथ पे एंट्रोपी सिर्फ हीट एंट्रोपी के लिए एट्रीब्यूट किसको कर सकते, इसकी वजह से वो एंट्रोपी चेंज हुआ। एक रिवर्सिबल पाथ पे एंट्रोपी में चेंज सिर्फ हीट की वजह से हो सकता है, और अगर एडियाबेटिक है तो हीट जीरो। If it is adiabatic, then heat becomes zero, and if heat becomes zero, then we get delta S is equal to zero। Delta S is equal to zero means S2 is equal to S1। आपके बाद से अगर एक प्रोसेस रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक है तो उसके लिए उसे आप एंट्रोपी इज इक्वल टू कांस्टेंट से डिनोट किया करेंगे। एंट्रोपी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इन चारों बातों के अलावा एक पांचवी बात अगर आप रिकॉल कर पाए, हमने ये भी नोटिस किया था दैट ऑन पीवी डायग्राम, हमने ये भी नोटिस किया था दैट ऑन पीवी डायग्राम स्लोप ऑफ आइसेंट्रोपिक line will be more than the slope of isothermal line। तब हमने उसे एडियाबेटिक कहा था, आज हम उसे एक नया नाम दे रहे हैं आइसेंट्रोपिक। और ये रेशियो अगर आपको याद हो, ये रेशियो था गामा। दिस रेशियो वाज गामा। यू कैन एक्चुअली प्रूव दिस इन टू लाइंस। यू कैन एक्चुअली प्रूव दिस इन टू लाइंस दैट आइसोथर्मल के लिए आइडियल गैस है तो मुझे PV इज इक्वल टू RT, और T कांस्टेंट होने के कारण RT इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं इसका डिफरेंशियल ले लूं तो PdV प्लस VdP is equal to 0। I'm going to get PdV plus VdP is equal to 0, and then I'm going to get dP upon dV is equal to dP upon dV is equal to minus P by V। This is the slope of isothermal line। This is the slope of isothermal line। And अगर एक एडियाबेटिक लाइन यानी कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन की बात करें तो एडियाबेटिक में आइडियल गैस के लिए मैं लिख सकता हूं PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, पहला फंक्शन ऐसे ही रखूं और दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन ऐसे ही रखूं और दूसरे फंक्शन को का डेरिवेटिव
और दोबारा मैं पहला फंक्शन डेरिवेटिव और दूसरे फंक्शन को ऐसे ही रखूं इज इक्वल टू 0, तो v पावर गामा ने v पावर गामा को मार दिया एंड आई कैन वेरी क्लियरली सी p पहला टर्म में है मेरे पास गामा p अपॉन v, गामा p अपॉन v dv, और दूसरे टर्म में मेरे पास है dp. So I'm going to get dy by dx, dy by dx of an adiabatic line is equal to minus gamma p by v, माइनस गामा p by v. एक पीवी डायग्राम पे आइसोबारिक हॉरिजॉन्टल, आइसोकोरिक हॉरिजॉन्टल, आइसोथर्मल हाइपरबोलिक, आइसेंट्रोपिक भी नेगेटिव स्लोप, मतलब नीचे गिरती हुई लाइन, नीचे गिरती हुई लाइन, और आइसेंट्रोपिक पे ज्यादा गिरती हुई लाइन, एक ज्यादा वर्टिकल लाइन दिखेगी आइसेंट्रोपिक. Isentropic will be more vertical line. Now, my dear friends, we are going to repeat all these four processes on temperature versus entropy plots. Now, we are going to repeat all these four processes on temperature versus entropy plots. Temperature versus entropy plots. On temperature versus entropy plots, isothermal lines will be horizontal, 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 naturally, and isentropic lines will be vertical, 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 vertical. Isentropic lines होंगी vertical, 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 vertical. What about isobaric lines? Isobaric का मतलब constant pressure. आइसोबारिक का मतलब कांस्टेंट प्रेशर. गिब्स साहब की दूसरी इक्वेशन को प्रकट किया जाए और कांस्टेंट प्रेशर के लिए सेकंड टर्म को जीरो कर दिया जाए, सेकंड टर्म को जीरो कर दिया जाए, एंड क्योंकि आइडियल गैस डील कर रहे हैं हम लोग, तो डीएच को लिख दिया जाए CpdT, एंड टेम्परेचर को हम वर्टिकल कोऑर्डिनेट और एंट्रोपी को हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट रख रहे हैं. We are keeping temperature as horizontal coordinate and entropy as horizontal coordinates. Temperature entropy diagram पे temperature entropy diagram पे temperature entropy diagram पे एक isobaric line का slope positive मिला है हमें. On the temperature entropy diagram, an isobaric line has a positive slope जो टेम्परेचर के साथ लगातार बढ़ रहा होगा और पॉजिटिव हो रहा होगा और पॉजिटिव हो रहा होगा और पॉजिटिव हो रहा होगा. स्लोप ऑफ आइसोबारिक लाइन, स्लोप ऑफ आइसोबारिक लाइन इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जो टेम्परेचर के साथ और ज्यादा पॉजिटिव हो रहा होगा और ज्यादा पॉजिटिव हो रहा होगा और ज्यादा पॉजिटिव हो रहा होगा और ज्यादा पॉजिटिव हो रहा होगा. With temperature, it is becoming more positive, more positive, more positive, more positive, more positive. ध्यान रखना that high pressure lines हमेशा ऊपर दिखेंगी और ज्यादा स्लोप के साथ. यही नहीं, ये भी ध्यान रखना कि प्रेशर लाइंस टीएस डायग्राम पे डाइवर्ट होती रहती हैं बिकॉज ऑफ स्लोप प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. क्योंकि स्लोप टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाओगे प्रेशर लाइंस के बीच का गैप बढ़ता रहेगा. द गैप बिटवीन प्रेशर लाइंस विल कीप इंक्रीजिंग. सो माय डियर फ्रेंड्स, आइसोबारिक का एनालिसिस कर लिया हमने, अब बारी है आइसोकोरिक का एनालिसिस करने का. आइसोकोरिक की एनालिसिस करने के लिए फिर से एक बार गिब्स साहब को याद किया जाए. गिब्स साहब की पहली इक्वेशन TdS is equal to Cu plus TdS is equal to du plus PdV. क्योंकि हम एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, dV is equal to 0 because we are talking about a constant volume process. dV is equal to 0, and then I can write du is equal to cv dt. I can write du is equal to cv dt. वर्टिकल पर टेम्परेचर को प्लॉट किया है, हॉरिजॉन्टल पर एंट्रोपी को. On vertical we have plotted temperature, on horizontal we have plotted entropy naturally.
slope of an isochoric line, slope of an isochoric line is also positive. पहली बात. दूसरी बात, slope of an isochoric line is also positive. पहली बात. दूसरी बात, जितना ज्यादा टेम्परेचर होता जाएगा ये स्लोप बढ़ता जाएगा. Slope of an isochoric line is again, पहली बात पॉजिटिव स्लोप है. दूसरी बात, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये स्लोप भी बढ़ता जाएगा. Temperature is going to become more and more and more and more and more. This slope is going to become more and more and more and more and more. पॉजिटिव स्लोप है और ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा. बट एक आइसोबारिक और आइसोकोरिक लाइंस के स्लोप का रेशियो क्या होगा? What will be the ratio of slope of isochoric line on TS diagram and the slope of isobaric line on TS diagram and the slope of isobaric line on TS diagram. Slope of isochoric line is T divided by CV and slope of isobaric line is T divided by CP. And ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, इसका मतलब किसी भी गिवन पॉइंट पर आइसोकोरिक लाइन का स्लोप ज्यादा होगा आइसोबारिक लाइन के कंपैरिजन में. आइसोबारिक लाइन के कंपैरिजन में आइसोकोरिक लाइन का स्लोप ज्यादा होगा. बट ये याद रखना दैट वॉल्यूम लाइंस इधर से लेफ्ट से राइट बढ़ेंगी. Volume lines are going to increase from left to right. Volume lines are going to increase left to right. So V4 is greater than V3 is greater than V2 is greater than V1. क्या ही तो बात है. क्या ही तो बात है. पीवी डायग्राम पे और टीएस डायग्राम पे दोनों डायग्राम्स पे आप आइसोबारिक लाइंस को प्लॉट कर सकते हैं. यहां हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है. यहां पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप. पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम दोनों पे आइसोकोरिक लाइंस को प्लॉट कर सकते हैं. वर्टिकल है, वर्टिकल है, वर्टिकल है, वर्टिकल है, ज्यादा वर्टिकल है, ज्यादा वर्टिकल है, ज्यादा वर्टिकल है, ज्यादा वर्टिकल है. आइसोथर्मल लाइन हाइपरबोलिक, 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 हाइपरबोलिक. यहां कांस्टेंट टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल, कांस्टेंट टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल, कांस्टेंट टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल, कांस्टेंट टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल. एंड फाइनली एंट्रोपी. आइसेंट्रोपिक लाइंस ज्यादा वर्टिकल, ज्यादा वर्टिकल, ज्यादा वर्टिकल, ज्यादा वर्टिकल. यहां कांस्टेंट एंट्रोपी का मतलब वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन. ग्रीन लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग आइसोबारिक. दोनों ही डायग्राम्स में ग्रीन लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग आइसोबारिक, ब्लू लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग, green lines are representing isobaric lines in both the diagrams. Blue lines are representing isochoric lines in both the diagrams. Or red lines are representing isothermal lines in both the diagrams.
and purple lines are representing isentropic lines in both the diagrams. यही नहीं, PV डायग्राम पे isentropic lines का slope y volume is from left to right. Don't worry. Patience, patience, patience. आप जानते हो कि I will explain each and everything. So my dear friends, green lines on both the diagrams, constant pressure lines. दोनों ही डायग्राम्स पे ग्रीन लाइंस क्या हैं? आइसोबारिक लाइंस हैं, आइसोबारिक लाइंस हैं दोनों ही डायग्राम्स पे। दोनों ही डायग्राम्स पे ब्लू लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग आइसोकोरिक लाइंस। आइसोकोरिक लाइंस। दोनों ही डायग्राम्स पे रेड लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग आइसोथर्मल लाइंस। एंड दोनों ही डायग्राम्स पे पर्पल लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग आइसेंट्रोपिक लाइंस, जो कि एक्चुअली रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का दूसरा नाम है। इट इज एक्चुअली द नेम ऑफ रिवर्सिबल, अनदर नेम ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ध्यान से समझियो। यही नहीं, कितने मजे की बात है कि आपने एक कितना बेहतरीन कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि पीवी डायग्राम पे आइसेंट्रोपिक लाइंस का स्लोप आइसोथर्मल लाइन के स्लोप का गामा टाइम्स हुआ करेगा, और टीएस डायग्राम पे यही बात आइसोकोरिक और आइसोबारिक के लिए वैलिड है। ऑन टीएस डायग्राम same thing is valid for isochoric and isobaric lines। टीएस डायग्राम पे आइसोकोरिक लाइंस का स्लोप आइसोबारिक लाइंस के स्लोप का गामा टाइम्स हुआ करेगा। इट विल बी गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोबारिक लाइंस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आप एक आइडियल गैस के बारे में सोचें, और आइडियल गैस के बारे में अगर सोचेंगे तो हमेशा ज्यादा वॉल्यूम पर कम प्रेशर एग्जिस्ट करेगा और कम वॉल्यूम पर ज्यादा प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ओके, एंड दैट्स व्हाई दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में इंक्रीज हो रहे हैं। दिस इज द रीजन व्हाई दे आर इंक्रीजिंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस। ये प्लॉट्स आपको लग रहा होगा सिर्फ देखने में कुछ खूबसूरत से प्लॉट्स बना दिए गए हैं ताकि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में थोड़ी मजा आने लगे। नो, दिस प्लॉट्स आर यूजफुल लाइक एनीथिंग। ये प्लॉट्स अलग लेवल पर यूजफुल हैं। जैसे ये प्रॉब्लम देखो, ideal gas is heated in a constant pressure process such that its final temperature is twice the initial temperature. The corresponding entropy change in ideal gas is delta S. If the same mass of ideal gas with same initial state would have been heated in a constant volume process such that its final temperature would be twice the initial temperature, the corresponding entropy change in the ideal gas would be less than delta S, greater than delta S, or anything is possible. एक आइडियल गैस को एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट किया गया, T2 is equal to 2T1। सेम मास आइडियल गैस का अगर सेम इनिशियल स्टेट से कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट किया जाए सच दैट अगेन T2 is equal to 2T1, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रोपी चेंज अब डेल्टा एस होगा, या डेल्टा एस से कम होगा, या डेल्टा एस के इक्वल होगा। द करस्पॉन्डिंग एंट्रोपी चेंज विल बी equal to delta S, less than delta S, or greater than delta S. Let's do this. बताना फिर से जरा, क्या बोल रहे सर आप? पढ़ा तो तुमने क्वेश्चन? नहीं नहीं सर, एक बार फिर से बता दो, क्या बोला था? एक इनिशियल स्टेट से हीट देनी शुरू करी सच दैट
टेम्परेचर डबल हो जाए, एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन के अलोंग, और एंट्रोपी चेंज मिला डेल्टा एस. Entropy change we obtained delta S. Now same initial state से अगर एक कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ड्रॉ करेंगे तो कांस्टेंट आइसोकोरिक लाइन का स्लोप आइसोबारिक लाइन के स्लोप से गामा टाइम्स ज्यादा है. द स्लोप ऑफ isocoric line is on TS diagram. The slope of isocoric line is gamma times more than the slope of isobaric line. And on PV diagram, the slope of isentropic lines will be gamma times more than the slope of isothermal lines. अब constant volume process पर. Now at constant volume process. So constant volume process means more slope. रुको, यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ. Stop here. क्योंकि हमें कहा है फिर से टेम्परेचर ट्वाइस पहुंचना है. Naturally, this corresponding entropy change is less than initial value. This corresponding entropy change is less than delta S value. Exactly, Venkat. Very correct observation. Here you go with the next one. A cycle is represented on PV diagram as shown in the figure. A cycle is represented on PV diagram as shown in the figure. The correct representation of cycle on TS diagram will be. PV diagram पे एक cycle represent की गई है 1 to 2 to 2 to 3 and 3 to 1 isentropic है. TS diagram पे correct representation क्या होगा? What will be the correct representation on TS diagram? पहली बात तो 3 to 1 जो है, पहली बात तो ये कि 3 to 1 आइसेंट्रोपिक है ना. अब टीएस डायग्राम पे कांस्टेंट एंट्रोपी तो एक वर्टिकल लाइन दिखेगी. कांस्टेंट एंट्रोपी तो एक वर्टिकल लाइन दिखेगी 3 to 1. कांस्टेंट एंट्रोपी तो एक वर्टिकल लाइन दिखेगी 3 to 1. 3 to 1 will be a constant entropy line vertical. और सिर्फ ये बी और सी में है तो ए को डिस्कार्ड कर दिया आपने और डी को डिस्कार्ड कर दिया आपने. You discard A and you discard D. Either Bhopal is correct or Chandigarh. Either Bengaluru is correct or Chennai is correct. Ahmedabad and Delhi can't be correct क्योंकि constant entropy line का मतलब vertical होना चाहिए. Constant entropy means it should be a vertical line. अब बाकी दोनों में 1 to 2 constant pressure है और 2 to 3 constant volume है. 1 to 2 constant pressure है और 2 to 3 constant volume है. 1 to 2 constant pressure and 2 to 3 is constant volume. अगर constant pressure line और constant volume lines बनाई जाएं तो constant pressure line will be more flat. Constant volume line will always be more vertical. और इसलिए 1 to 2 will be more flat and 2 to 3 will be more. 1 to 2, which is constant pressure line, will be more flat. And 2 to 3, which is constant volume line, will be more vertical.
2 to 3, which is constant volume line, will be more steep, more vertical. और वैसे भी 1 to 2 में साफ दिख रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, मतलब कूलिंग हुई है, और इसलिए बैंगलोर सही हो भी नहीं सकता, क्योंकि बैंगलोर में 1 to 2 में एंट्रोपी और टेम्परेचर दोनों बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मतलब 1 to 2 बैंगलोर वाले ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में हीटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। पीवी डायग्राम में 1 to 2 में कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब कूलिंग होना। कांस्टेंट प्रेशर पे मटेरियल हैज श्रंक, वेपर था लिक्विड बन गया, तो कूलिंग हुआ। कूलिंग होने का मतलब टेम्परेचर और एंट्रोपी दोनों डिक्रीज होने चाहिए प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में। इन द प्रोसेस 1 to 2 दे बोथ शुड डिक्रीज। तो इस प्लॉट की बेसिस पर आप बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं। मेनी प्रॉब्लम्स कैन बी फॉर्मुलेटेड। कल के टेस्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन मैं देने वाला हूं इसी बेसिस पर कि वो प्लॉट से सॉल्व हो सके। I'm going to give at least 2 questions in tomorrow's test so that they can be easily solved with the help of plots. Now I take you to the third discussion. The third discussion we have already discussed. एक इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस का इंटरनल एनर्जी चेंज C डेल्टा T, एक आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज CVDT, एक आइडियल गैस with constant specific heat capacity CV delta T, and saturated vapor, saturated liquid, wet vapor, and you calculate internal energy change. You calculate internal energy change with the help of measured tabulated properties. With the help of measured tabulated properties. But फिर आप कहते हो कि यार ये डेल्टा यू हुआ क्यों, ये डेल्टा यू क्यों हुआ एग्जैक्टली तो उसके लिए आप कहते हो या तो हीट रिस्पॉन्सिबल होगी या वर्क रिस्पॉन्सिबल होगा। Either heat will be responsible or work will be responsible. Either heat will be responsible for this change in internal energy or work will be responsible for this change in internal energy. Similarly, enthalpy के लिए आप कहते हो एक incompressible substance में C delta T plus P2 V2 minus P1 V1, एंड एक आइडियल गैस में आप CPDT लिख सकते हो, लेकिन अगर Cp कांस्टेंट हो तो आप Cp डेल्टा T भी लिख सकते हो। फॉर एन आइडियल गैस विद वेरिएबल Cp आपको इंटीग्रेट करके निकालना होगा, बट Cp डेल्टा T भी लिख सकते हो। सिमिलरली आप H2 माइनस H1 भी लिख सकते हो। बट फिर आप कहते हो कि आखिर इस एंथैल्पी चेंज के लिए रिस्पांसिबल कौन है? हु द हेल इज, ठीक है एंथैल्पी चेंज होगा और उसे हम इनिशियल फाइनल स्टेट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कूल, लवली, ऑसम, ग्रेट, but who is responsible for bringing this enthalpy change? Who is responsible for bringing this enthalpy change? Work, heat, kinetic, potential, वो सब responsible हैं। Who is responsible for bringing that enthalpy change? Work, heat, kinetic, work, heat, kinetic, potential, all those things are responsible for enthalpy change, my dear friends. Work is responsible, heat is responsible, and of course kinetic और potential energy changes भी responsible हैं, and of course kinetic and potential energy changes are also responsible. And similarly you can calculate entropy change.
Similarly, you can calculate entropy change in any kind of given substance in all the models. Incompressible substance का मॉडल हो या आइडियल गैस का मॉडल हो या लिक्विड वेपर का मॉडल हो, इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस का मॉडल हो या आइडियल गैस का मॉडल हो या liquid vapor saturated states का मॉडल हो, whether it is the model of whether it is the model of incompressible substance or it is the model of whether it is the model of incompressible substance or it is the model of ideal gas, and you are going to write CVdT by T plus R ln V2 by V1. अगर आप CV को कांस्टेंट ट्रीट कर सको तो आप इसे CV ln T2 by T1 plus R ln V2 by V1 भी लिख सकते हैं. Then you can write this something like this as well. ध्यान से समझियो. या फिर अगर वो सैचुरेटेड वेपर है, वो सैचुरेटेड लिक्विड वाटर है, या फिर वो सुपरहीटेड वेपर है, तो आप कहां जाओगे? तो आप टेबल में जाओगे. सवाल तो उठेगा, सवाल तो उठेगा दैट ठीक है, आप इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस में कैलकुलेट कर सकते हो, आप आइडियल गैस में कैलकुलेट कर सकते हो, आप सैचुरेटेड स्टेट्स के लिए टेबल से कैलकुलेट कर सकते हो, बट who is responsible for who is responsible for these entropy changes? And I tell this to you that in entropy changes के लिए heat responsible है. I tell this to you that in entropy changes के लिए heat responsible है. heat add करोगे सिस्टम में, entropy change इंक्रीज पॉजिटिव होगा. हीट सब्ट्रैक्ट करोगे सिस्टम में, कंट्रोल मास सिस्टम में हीट सब्ट्रैक्ट करोगे, एंट्रोपी डिक्रीज होगा. तो एंट्रोपी एनर्जी वर्क और हीट के फॉर्म में आता है, वर्क और हीट के फॉर्म में जाता है. आया बराबर गया प्लस रुका, 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 आया बराबर गया प्लस रुका. सिमिलरली यहां भी हीट ऐड करने से एंट्रोपी सिस्टम का बढ़ेगा, हीट रिमूव करने से एंट्रोपी सिस्टम का डिक्रीज होगा. बाय एडिंग हीट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, बाय सब्ट्रैक्टिंग हीट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज. लेकिन जैसे एनर्जी के लिए आपने ऊपर फ्लो और नॉन फ्लो दो, जैसे और जनरल अगर इसे हम लिखना चाहें, और जनरल अगर हम इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे दैट mi डॉट hi को लेफ्ट हैंड साइड में, और इवन अनस्टेडी अगर कवर करना चाहें, इफ वी ट्राई टू कवर अनस्टेडी, देन मुझे पता है कि सिस्टम की खुद की एनर्जी को चेंज होगी, एंड प्लस यहां पर mo डॉट ho. जैसे आपने फर्स्ट लॉ को नॉन फ्लो प्रोसेसेस और फिर फ्लो प्रोसेसेस के लिए लिखा, ऐसे ही सेकेंड लॉ को भी फ्लो और नॉन फ्लो प्रोसेसेस के लिए लिख सकते. क्या? जस्ट लाइक वी हैव रिटन फर्स्ट लॉ फॉर नॉन फ्लो प्रोसेस, heat work internal energy, and then for flow process, similarly can you write the second law? Can you write the second law for flow process? Yes. एक flow system, एक control volume की एंथैल्पी सिर्फ हीट के आने से आएगी और हीट के जाने से जाएगी, ऐसा नहीं है. एक कंट्रोल वॉल्यूम की एंथैल्पी सिर्फ हीट के आने से आएगी और हीट के जाने से जाएगी, ऐसा नहीं है. एक कंट्रोल वॉल्यूम की एंट्रोपी में चेंज तो तब भी होगा जब कुछ पार्टिकल्स अपने साथ
एंट्रोपी लेकर एंटर करेंगे और एक कंट्रोल वॉल्यूम की एंट्रोपी तो जाएगी जब कुछ पार्टिकल्स अपने साथ एंट्रोपी लेकर रिमूव करेंगे. Control volume, some particles will keep coming and bringing their entropy into the space. And some particles will keep going and bringing their entropy out of the space. So एक control volume की entropy जो है वो एक control volume की entropy सिर्फ heat के कारण आएगी और heat के कारण जाएगी ऐसा नहीं है. For a control volume, the entropy will come into the system only because of heat. That's not the case. There is one more way, and that one more way is mi dot si. mi dot si एक और तरीका है ओपन सिस्टम की एंट्रोपी में इंक्रीज का एक और तरीका है. देयर इज वन मोर वे. सो एक ओपन सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज एक ओपन सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज इस वजह से भी हो सकता है कि आने वाले पार्टिकल्स अपने साथ कुछ एंट्रोपी लेकर आएंगे और जाने वाले पार्टिकल्स अपने साथ कुछ एंट्रोपी लेकर जाएंगे. आपका इनकमिंग पार्टिकल्स विल ब्रिंग सम एंट्रोपी विद देम एंड आउटगोइंग पार्टिकल्स विल bring some entropy out of the system. Outgoing particles जो हैं वो अपने साथ कुछ entropy लेकर बाहर जाएंगे. Outgoing particles will bring some entropy out. Sir, is enthalpy only applicable in flow process? No, no, no. Enthalpy is again, that's what you guys don't understand. Property is a property. Can you define U plus PV only for process? अरे प्रोसेस नहीं भी हो रहा होगा तब भी तुम U प्लस पीवी डिफाइन कर सकते. प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन कर सकते. हाँ उसमें चेंजेस के लिए कोई कारण ढूंढने चले हो आप तब 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 बन जाता है फर्स्ट लॉ. तब बन जाता है सेकंड लॉ. then it becomes first law, then it becomes second law, then it becomes first law for flow process, and then it becomes first law for non-flow process. तो फ्लो और नॉन फ्लो में सिर्फ अंतर इतना है दैट फ्लो में सिर्फ हीट रिस्पॉन्सिबल है, नॉन फ्लो में सिर्फ हीट और वर्क ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनर्जी को सिस्टम में लाने के लिए. फ्लो में एक और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है और वो है अंदर आने वाला मास अपने साथ कुछ एनर्जी लेकर आएगा. अंदर आने वाला मास अपने साथ कुछ एनर्जी लेकर आएगा और एनर्जी सिर्फ हीट और वर्क की वजह से जा नहीं सकती. एनर्जी सिर्फ हीट और वर्क की वजह से जा नहीं सकती. एनर्जी जाने का एक और तरीका है और वो ये कि जाने वाले पार्टिकल्स अपने साथ कुछ एनर्जी लेकर जाएंगे. ऑफ कोर्स स्टेडी के केस में आप डेल्टा ई बाई डेल्टा टी को जीरो कर दोगे. इन केस ऑफ स्टेडी यू विल कीप डेल्टा ई बाई डेल्टा टी जीरो. ऐसे ही एक जैसे फर्स्ट लॉ आपने लिखा है नॉन फ्लो के लिए और उसके बाद फर्स्ट लॉ आपने लिखा फ्लो प्रोसेस के लिए. आफ्टर दैट यू हैव रिटन फर्स्ट लॉ फॉर फ्लो प्रोसेस. सिमिलरली सेकंड लॉ फॉर नॉन फ्लो प्रोसेस and then we have written second law for flow process. But पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. सिद्धराज पाटिल, in non-flow process will it be U plus PV? अगेन यार तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो यार. तुम प्रॉपर्टी को समझ ही नहीं पा रहे. तुम कहते हो वॉल्यूम हमेशा वर्क होगा तभी चेंज होगा क्या. तुम प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ही नहीं समझ पा रहे.
वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। इसका मतलब वॉल्यूम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब कुछ वर्क हो। वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, इसका मतलब आज के बाद से तुम वॉल्यूम तभी डिफाइन कर पाओगे जब कुछ वर्क हो। स्पेयर का वॉल्यूम कितना? नहीं, 4/3 पाई r क्यूब नहीं बताऊंगा मैं सर, पहले वर्क बताओ। अच्छा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना? सर πr² L तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं, पहले बताओ सिलेंडर पे वर्क कितना हुआ। अच्छा, क्यूब का वॉल्यूम कितना? सर ए क्यूब तो मुझे पता ही नहीं है, पहले ये बताओ क्यूब ने कितना वर्क किया। एक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है, प्लीज डोंट अटैच इट विद एनी प्रोसेस। enthalpy is a property of the system। u p v u p v तीनों सिस्टम की, अभी इस समय सिस्टम की कुछ इंटरनल एनर्जी है क्या? है। प्रोसेस होना जरूरी नहीं है, अभी इस समय सिस्टम। आप कहोगे कि सर वर्क डन होता है बी डेल्टा वी, तो क्या मैं वॉल्यूम तभी डिफाइन कर पाऊंगा जब वर्क होगा? नो, वॉल्यूम इज वॉल्यूम मैन। हाँ, वॉल्यूम में चेंज के लिए एक कारण वर्क डन भी है और हम उसे रिलेट कर सकते हैं del W अपॉन पी से। ऐसे ही एंट्रोपी में चेंज के लिए एक कारण हीट भी है और इसलिए हम उसे del Q by T लिख सकते हैं। वॉल्यूम तो वॉल्यूम है। हाँ, वॉल्यूम में चेंज का एक पॉसिबल कारण वर्क डन हो सकता है, और जब वर्क डन के कारण वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉल्यूम में चेंज को हम del W और प्रेशर से रिलेट कर सकेंगे। Entropy is a property। change in entropy is change in entropy। हाँ, उसके लिए एक पॉसिबल कारण है हीट ट्रांसफर होना, और क्या आप उस पॉसिबल कारण से उसे रिलेट कर सकते हैं? हाँ, अकाउंट बैलेंस इज अकाउंट बैलेंस। हाँ, अकाउंट बैलेंस बढ़ने का एक कारण है कि किसी ने आपके खाते में एक्सीडेंटली पैसे डाल दिए, और क्या आप बढ़े हुए अकाउंट बैलेंस को उस ट्रांजैक्शन से रिलेट कर सकते हैं? हाँ, अकाउंट बैलेंस इज अकाउंट बैलेंस। आपके अकाउंट में इस समय कितना बैलेंस है ये आप जान सकते हैं बिना ये जाने कि पिछले 10 ट्रांजैक्शंस में क्या हुआ था। इस समय आपके अकाउंट में 17 रुपए 97 पैसे है। सर इतना भी गरीब नहीं हूं मैं, 17 रुपए क्या होता है? हाँ, 17 रुपीज। When work is given like shaft and electric work, how to find entropy? Please explain. Ah, it's coming. It's coming. Why are you worrying? It's coming. It's coming already. So now we say that I know how to calculate internal energy changes, but who is responsible for internal energy changes? Heat and work. I know how to calculate enthalpy changes, but who is responsible for enthalpy changes? Heat and work. I know how to calculate entropy changes, but who is responsible for entropy changes? That are heat, heat and flow processes में हीट के साथ साथ आने वाला फ्लूइड अपने साथ कुछ एंट्रोपी लेकर आएगा और जाने वाला फ्लूइड अपने साथ कुछ एंट्रोपी लेकर जाएगा। जैसे फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपने लिखा था फ्लो प्रोसेसेस के लिए, जस्ट लाइक यू हैव रिटन एनर्जी इक्वेशन फॉर द फ्लो प्रोसेसेस, बट एंट्रोपी में एक कुछ अधूरा है। इन एंट्रोपी फॉर्मूला देयर इज समथिंग अधूरा, ध्यान से समझियो। एंट्रोपी चेंज you can write as del Q by T. Entropy change you can write as del Q by T only if you are following a reversible path,
ध्यान से समझियो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि एंट्रोपी चेंज तभी होगा जब हीट ट्रांसफर होगा। एंट्रोपी चेंज तो एंट्रोपी चेंज है, स्टेट चेंज होगी, प्रॉपर्टी चेंज होगी। इफ द स्टेट चेंजेस, प्रॉपर्टी चेंजेस। हाँ, आप उसे हीट से रिलेट जरूर कर सकते हैं अगर एक रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है। क्या आप उसे एक सेकेंड, सारे डाउट्स पे आएंगे, डोंट वरी, आई टेक ऑल योर डाउट्स, डोंट यू वरी। एंट्रोपी चेंजेस, एंट्रोपी चेंज। बट माय डियर फ्रेंड्स, आज शुरू के डिस्कशन में हमने देखा था कि एक इरिवर्सिबल साइकिल के लिए, एक इरिवर्सिबल साइकिल के लिए, फॉर एन इरिवर्सिबल साइकिल, इंटीग्रल del q by t is less than zero। इंटीग्रल ध्यान से समझियो। फॉर एन इरिवर्सिबल साइकिल, इंटीग्रल del q by t इज लेस देन जीरो। मैं मान लेता हूं यहां पर कोई भी प्रॉपर्टी जीटा है और यहां पर कोई भी प्रॉपर्टी साई है, देन मैं मान लेता हूं एक रिवर्सिबल पाथ है। बट मैं जाता तो रिवर्सिबल पाथ से हूं, लेकिन लौट के आता हूं एक इरिवर्सिबल पाथ से। बट लेट्स से आई रिटर्न थ्रू एन इरिवर्सिबल पाथ, तो ये पूरी साइकिल भी इरिवर्सिबल हुई या नहीं? दिस होल साइकिल। ए हेलो, हाँ तुम कहा, क्या 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 चल रहा है भाई? इधर ध्यान से समझियो। तो पूरी साइकिल रिवर्सिबल हुई और इसके लिए मैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी से ऐसा कुछ लिख सकता हूं। अब मैं इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा, एक रिवर्सिबल पाथ ए और दूसरा दूसरा इरिवर्सिबल पाथ बी। इरिवर्सिबल पाथ बी, बहुत ध्यान से समझियो। बी वेरी 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 अटेंटिव। बट एक रिवर्सिबल पाथ पे तो मैं एक रिवर्सिबल पाथ पे तो मैं एंट्रोपी, एक रिवर्सिबल पाथ के del q by t को तो मैं s2 माइनस s1 लिख सकता हूं। फॉर रिवर्सिबल पाथ it can be written as s2 minus s1। My dear friends, I'm going to get s2 minus s1 less than s2 minus s1 less than minus del q by t if evaluated over irreversible path followed from state 2 to state 1। क्योंकि रिटर्न पाथ में वन फाइनल पॉइंट है, लेफ्ट हैंड साइड में भी मैं फाइनल माइनस इनिशियल लिखना पसंद करूंगा, क्योंकि रिटर्न पाथ में वन इज द फाइनल पॉइंट। आई वुड लाइक टू राइट वन फाइनल माइनस इनिशियल इन द लेफ्ट साइड, माइनस del q by t on the irreversible path। ध्यान से समझियो। ऑन द इरिवर्सिबल पाथ, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो मुझे मिलेगा डेल्टा एस ग्रेटर देन, मुझे मिलेगा डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एस 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 ग्रेटर देन del q by t। बहुत ध्यान से समझिए, बी वेरी अटेंटिव। जस्ट इन केस आप चाहते हो तो एक बार फिर से इसको मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं, बट इससे पहले कि आगे की प्रॉब्लम्स अप्रोच करें हम, और इससे पहले कि आप एंट्रोपी को पूरी तरह से समझ पाओ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एंट्रोपी को फील करना है तो मेरे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज में जाओ और आप उछल पड़ोगे कि भाई साहब, वाह बोल्ड्समैन, वाह वाह बोल्ड्समैन, डियर बोल्ड्समैन, क्या ही तो डिस्कवर करके तुमने एंट्रोपी की मीनिंग बताई दुनिया को। सो आई नो दैट फॉर एन इरिवर्सिबल साइकिल, एक इरिवर्सिबल साइकिल के लिए del q by t लेस देन जीरो हुआ करता है। एक इरिवर्सिबल साइकिल मैंने बनाई है पाथ ए और पाथ बी को फॉलो करते हुए। आई हैव मेड एन इरिवर्सिबल
cycle by following one reversible path A and one irreversible path B. One reversible path A and one irreversible path B. ध्यान से समझियो। बट अगर एक रिवर्सिबल पाथ पर इवैल्यूएट किया जाए, अगर एक रिवर्सिबल पाथ पर इवैल्यूएट किया जाए तो del Q by T क्या देता है? del Q by T S2 minus S1 देता है। Then del Q by T gives what? del Q by T gives S2 minus S1। बहुत ध्यान से समझियो, just for 5 more minutes, बहुत ध्यान से समझियो। अब क्योंकि रिटर्न पाथ में S1 फाइनल है और S2 इनिशियल है, इन दोनों को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा ताकि मुझे फाइनल माइनस इनिशियल के फॉर्मेट में मिल सके चीजें। Because in the return path, my dear friends, S1 is final and S2 is initial. I will take them to the right hand side and I get delta S is equal to delta S is more than del Q by T। इसका मतलब सर स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच में अगर रिवर्सिबल पाथ फॉलो किया तो डेल्टा एस डिफरेंट होगा और अगर इरिवर्सिबल पाथ फॉलो किया तो डेल्टा एस डिफरेंट होगा। यही आप घनचक्कर हो गए। डेल्टा एस वही है स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच में। डेल्टा एस नहीं चेंज हुआ। एक गिवन इनिशियल स्टेट, एक गिवन फाइनल स्टेट के बीच में कोई भी प्रॉपर्टी में चेंज तो फिक्स होगा। इट्स अ प्रॉपर्टी, इट्स अ फंक्शन ऑफ स्टेट ओनली, इट्स नॉट अ पाथ फंक्शन। वो पाथ फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट का फंक्शन है और इसलिए एक गिवन इनिशियल स्टेट और गिवन फाइनल स्टेट के लिए एंट्रोपी में चेंज वही होगा, बस वो del Q by T से मिलेगा नहीं। del Q by T कैलकुलेट करने से वो हासिल नहीं होगा। क्या एक समय था जब वो del Q by T से मिल जा रहा था, एक समय है जब del Q by T उसकी वैल्यू नहीं दे सकता। एक प्रोसेस था जिसमें del Q by T डेल्टा वही है, it's the same delta S, but in one case del Q by T could have given you that delta S, in another case del Q by T can't give you that delta S. Delta S is something more. What difference we have introduced between these two cases? पहले केस में del Q by T आपको एंट्रोपी में चेंज दे सका था, दूसरे केस में del Q by T आपको एंट्रोपी में चेंज दे नहीं पा रहा। एंट्रोपी में चेंज 10 है तो del Q by T 8 ही बता पा रहा है। अंतर क्या है उन दोनों केसेस में? What is the difference between first case and second case? The difference between first case and second case is the difference of irreversibilities. The difference of irreversibilities. People said इसका मतलब है एक रियल प्रोसेस में एक रियल irreversible प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज सिर्फ del Q by T की वजह से नहीं बल्कि कुछ और अननोन फैक्टर्स हैं जिन्हें हम शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, लेकिन वो अननोन फैक्टर्स तब कहाँ गायब हो गए थे जब प्रोसेस रिवर्सिबल था। इसका मतलब वो फैक्टर्स कहीं ना कहीं इरिवर्सिबिलिटी की वजह से अराइज होते हैं। This means those extra ब्याज से पैसा बढ़ गया, ना चेक से जमा किए ना कैश से जमा किए। अब ये पैसा जो है ये अकाउंट बैलेंस बढ़ा बिना किसी जमा और बिना किसी निकासी के,
और ये बढ़ा ही, ये घटेगा नहीं कभी। ऐसा नहीं होगा कि बैंक आपका पैसा काट ले। अगर लाख 2 लाख पड़ा है तो फिर वो बढ़ेगा ही, और ये सिर्फ बढ़ेगा क्योंकि ग्रेटर देन मिला है, बिकॉज वी हैव गॉट ग्रेटर देन। ओहो, तो आप नहीं खाइएगा एप्पल। एक एडियाबैटिक चैम्बर में गैस एक्सपैंड हुई थी, कोई हीट इंटरैक्शन नहीं हुआ था, न सिस्टम से सिस्टम का, न सिस्टम से सराउंडिंग्स का, न सराउंडिंग्स से सिस्टम का। In an adiabatic chamber, the gas expanded and there was no interaction, either heat interaction, either from system to system, or from system to surroundings, or from surroundings to system, and yet entropy changed. It changed because of irreversibilities. It changed because of irreversibilities. Entropy change है, एनर्जी चेंज है। हाँ, वो वर्क की वजह से हुआ या हीट की वजह से हुआ, वो फर्स्ट लॉ पे डिसाइड करने को छोड़ दो। एंथैल्पी चेंज है, whether it is happening because of heat or because of work, that will be decided by first law of thermodynamics and interactions. चेक जमा करोगे तो चेक से अकाउंट बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश जमा करोगे तो कैश से अकाउंट बैलेंस बढ़ जाएगा। If you deposit the check, check will be responsible for increasing account balance. If you deposit cash, cash will be responsible for increasing account balance. Entropy change, जैसे एनर्जी के लिए हीट और वर्क रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे एनर्जी के लिए हीट और वर्क रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे एंट्रोपी के लिए हीट के साथ साथ एक और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो फैक्टर कहलाता है इरिवर्सिबिलिटीज। इरिवर्सिबिलिटीज के कारण एंट्रोपी पैदा हो जाया करेगी। क्यों पैदा होगी, कहां से पैदा होगी, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आई विश कि इस प्रैक्टिस सेशन में हम उस चीज को डिस्कस कर सकते, बट अनफॉर्चुनेटली माय डियर फ्रेंड्स, दैट वोंट बी पॉसिबल। वो क्या है एग्जैक्टली, वो इरिवर्सिबिलिटीज के कारण एंट्रोपी चेंज है। हाँ, आप हीट के कारण हुआ या इरिवर्सिबिलिटीज के कारण हुआ, वो आप ढूंढते रहिए, सजाते रहिए। Entropy change is entropy change, whether it happened because of heat or it happened because of irreversibilities that you keep finding. Internal energy change is internal energy change, whether it happened because of heat or it happened because of work, that you keep searching, no problem. That you can decide on the basis of process. हाँ, फ्लो प्रोसेसेस में ये ध्यान रखना, एंटर करते हुए फ्लूइड अपने साथ कुछ एंट्रोपी लेकर आएंगे, और बाहर जाते हुए फ्लूइड पार्टिकल्स अपने साथ कुछ एंट्रोपी लेकर जाएंगे। और एक चीज और याद रखना, अभी तक एनर्जी में आप कहते थे हीट और वर्क के दोनों के कारण एनर्जी बढ़ भी सकती है और एनर्जी कम भी हो सकती है, इसलिए हीट और वर्क दोनों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ देखोगे आप। फ्लो एनर्जी में भी, एनर्जी फ्लो इक्वेशन में भी हीट और वर्क लेफ्ट साइड में भी है, क्योंकि हीट और वर्क ऐड होकर सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, या हीट और वर्क आउटलेट होकर सिस्टम की एनर्जी को कम कर सकते हैं। आने वाले पार्टिकल्स HI प्लस VI स्क्वायर बाई 2 प्लस GYI, एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लाकर सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा भी सकते हैं, और HO प्लस VO स्क्वायर बाई 2 प्लस GYO, जाने वाले पार्टिकल्स अपने साथ कुछ एनर्जी लेकर भी जा सकते हैं। बट एक फैक्टर है जो सिर्फ बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो है इरिवर्सिबिलिटीज। इरिवर्सिबिलिटीज माय डियर फ्रेंड्स, उसको आप सिर्फ लेफ्ट साइड में रखोगे। इसे कहते हैं पैदा हो जाने वाली एंट्रोपी,
रिवर्सिबिलिटीज के कारण। मैं फिर से बताता हूं दैट काश मैं आपको फीलिंग तक ले जा पाता, इस छोटे से सेशन में नहीं संभव है बेटा। काश मैं आपको दिखा पाता कि क्यों बोला था बोल्ट्जमैन ने S इज इक्वल टू K log W। क्यों बोला था बोल्ट्जमैन ने S इज इक्वल टू K log W। लडविग बोल्ट्जमैन ने क्यों बोला S इज इक्वल टू K log W। बट अगर आपके पास एग्जिस्टिंग सब्सक्रिप्शन हो या अगर आप 2024 की प्रिपरेशन करोगे हमारे साथ अनमैचेबल प्लेटफॉर्म पर, तो मैं जरूर आपको एंट्रोपी की फीलिंग को आपकी फीलिंग में मिला दूंगा, ये प्रॉमिस है। एंट्रोपी की क्लास में, हमारी एंट्रोपी की क्लास में बच्चे सिक्के उछालते हैं। हमारी एंट्रोपी की क्लास में बच्चे डाइस रोल करते हैं। हमारी एंट्रोपी की क्लास, ये तो कुछ भी नहीं है जो आप देख रहे हो, कुछ भी नहीं है। दिस सेशन इज एक्चुअली नथिंग। 3 आवर्स में सब कुछ कॉम्प्रेस कर देना पॉसिबल नहीं है, बट ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक बार फिर से बोल देता हूं, एक बार फिर से बोल देता हूं कि इंटरनल एनर्जी में चेंज, वैसे तो आप जानते हो C डेल्टा टी, वैसे तो आप जानते हो CV dt, वैसे तो आप जानते हो CV डेल्टा टी, वैसे तो आप जानते हो U2 माइनस U1, टेबल से इवेलुएट कर सकते। एंथैल्पी में चेंज, वैसे तो आप जानते हो C डेल्टा टी प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, वैसे तो आप जानते हो एंथैल्पी में चेंज CP dt या CP डेल्टा टी, वैसे तो आप जानते हो कि H2 माइनस H1 और फिर टेबल से कैलकुलेट कर सकते। बट मेरे प्यारे दोस्तों, नॉन फ्लो और फ्लो दोनों ही केसेस में आप कह सकते हो कि इंटरनल एनर्जी में चेंज तो हुआ, लेकिन क्यों हुआ वो मैं बता सकूंगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज तो हुआ, लेकिन क्यों हुआ वो मैं बता सकूंगा। या तो हीट की वजह से हुआ या वर्क की वजह से हुआ। Either it happened because of heat or it happened because of work. Similarly, in case of flow processes, either it happened because of heat or it happened because of work or it happened because of incoming fluids or it happened because of incoming fluids or it happened because of incoming fluids। सिस्टम की एनर्जी में चेंज या तो हीट के कारण हुआ या वर्क के कारण हुआ या तो हीट के कारण हुआ या वर्क के कारण हुआ या जाने वाले पार्टिकल्स लौट के आना। Similarly, entropy may change. You know, it can be calculated as ClN T2 by T1. It can be calculated as ध्यान से समझियो। It can be calculated as CV ln T2 by T1 plus R ln V2 by V1. It can be calculated as CP ln T2 by T1 minus R ln P2 by T1. It can be calculated as S2 minus S1, saturated liquid, saturated vapor. But रियल क्वेश्चन अराइजेस नाउ, ये एंट्रोपी में चेंज हुआ क्यों, ये एंट्रोपी में चेंज हुआ क्यों, ये एंट्रोपी में चेंज या तो हीट के कारण हुआ या फिर इरिवर्सिबिलिटीज के कारण हुआ। आइदर दिस change in entropy happened because of heat
or this change in entropy happened because of work. Either this change in entropy happened because of heat, sorry, work nahi, I'm so sorry. Either this change in entropy happened because of heat, or this change in entropy happened because of irreversibilities, or in a flow process, this change in entropy happened because of incoming particles. Incoming particles. हाँ, हीट के कारण एंट्रोपी जा भी सकती है सिस्टम से, और जाने वाले पार्टिकल्स के साथ भी एंट्रोपी जा सकती है सिस्टम से, लेकिन इरिवर्सिबिलिटी के कारण एंट्रोपी सिस्टम से में सिर्फ आ सकती है, जा नहीं सकती. ड्यू टू irreversibilities, entropy can only add to the system, it cannot go out of the system. System. Thus entropy generates Ramanujan Bose. Again, saying all that and actually, you know, understanding it at another level, they are different. Randomness, increase, disorderness, ये सब, again, these are very vague words. लेकिन मैं आपको अप्रिसिएट करता हूं, जो भी आपने लिखा वो सच है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, बट दैट्स नॉट द रियल फीलिंग. वो रियल फीलिंग नहीं है एंट्रोपी की. वो रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, नो. एंट्रोपी इज एक्चुअली, बट अगेन कोई मतलब नहीं है. मैं बोल दूंगा, आप सुन लोगे. Systems, if left onto themselves, tend towards stable equilibrium. While tending towards stable equilibrium, their macroscopic state tends to stable equilibrium, but as they tend more and more and more towards macroscopic stable equilibrium, unfortunately, their microscopic information gets lost. And the more this microscopic information gets lost, the more we have lack of information for the system. So our lack of information, microscopic state of the system increases. Entropy increase actually represents that increase in our lack of knowledge about the system. मैंने बोला था कि मैं बोल दूंगा, आप सुन लोगे और आप बोलोगे हैं 100 कॉइन लो, 100 के 100 हेड पर. आपको सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक स्टेट पता है, हेड. एक एक क्वाइन की माइक्रोस्कोपिक स्टेट पता है, हेड. रैंडमली सारे क्वाइंस को टॉस करते रहो, 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 टॉस करते रहो. Keep tossing them, 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 and you know what? You will be surprised to know that if you do this for 10 hours, after 10 hours, 50 coins will be head and 50 coins will be tail. नहीं सर, ऐसा कोई. Seriously. So this is a stable equilibrium to which system left upon itself without, आप देख के मत पलटो, left upon itself, system approached stable equilibrium. स्टेबल इक्विलिब्रियम 50 हेड 50 टेल. आप करके देख लो, मिलेंगे आपको. 10 घंटे तक अगर आप 100 कॉइन को रैंडमली ऐसे आंखें बंद करके टॉस करते रहो, 50 हेड 50 टेल हो जाएंगे. अब आप
जैसे जैसे सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ गया, वैसे वैसे सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन लूज होती गई। अब आप किसी एक कॉइन के बारे में नहीं जानते वो हेड है या टेल है। हमारी सिस्टम जैसे जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम, नेचुरली स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है, हमारी उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स को लेकर जो नॉलेज है वो खत्म होती जाती है। We have more lack of knowledge about microscopic state. That more lack of knowledge is more entropy actually. A computer consumes 200 watt of electric power and its surface temperature at a steady state is 40 degrees Celsius. Surroundings are at 27 degrees Celsius. Rate of entropy generation of the universe due to this is कंप्यूटर 200 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करता है और उसका सरफेस टेम्परेचर स्टेडी स्टेट पर 40 डिग्री सेल्सियस है, सराउंडिंग्स 27 डिग्री सेल्सियस पर है। रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन यूनिवर्स का क्या होगा? पूरे यूनिवर्स का रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन क्या होगा? What will be the rate of entropy generation of entire universe? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो बेटे। एंट्रोपी इज रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। हा हा। तो ठीक है, हा हा की क्या जरूरत है इसमें? अच्छा, मतलब ठीक है, मैं क्लास में जो बोलता हूँ शायद आप उसको कॉपी कर रहे हो। पीपल से व्हाट इज एंट्रोपी? डिसऑर्डरनेस। व्हाट डिसऑर्डरनेस? यू नो नथिंग। डिसऑर्डरनेस? हाँ सीरियसली, क्या जानते हो डिसऑर्डरनेस? कौन सा डिसऑर्डरनेस? जुतवा कहाँ है हमारा? लाइए जरा, वो लखानी वाला लाइएगा, बाटा वाला नहीं। लखानी वाले का सोल थोड़ा ज्यादा मजबूत है। Entropy is what? Disorderness. What disorderness? Huh? Which disorderness? Disorderness. Entropy. Again, समझाएंगे, डोंट वरी। 2024 वालों को ऐसे समझाएंगे कि वो एंट्रोपी एंट्रोपी हो जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्टार्ट होगा तो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला। ये बताओ जल्दी से बेटा। Tell me, 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 tell me. What is the answer for this? What is the answer for this? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। अब यहां पर आपको एक इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस नहीं दिया है, यहां पर आपको एक आइडियल गैस नहीं दी है, यहां पर आपको एक सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर नहीं दिया है, एक प्रोसेस दिया है। जब प्रोसेस दिया हो, जब सिस्टम दिया हो, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज उस सिस्टम की फाइनल इनिशियल स्टेट से आप पता कर सकते हो। बट जब प्रोसेस दिया हो बच्चे, तो इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करने के लिए आप एनर्जी बैलेंस इक्वेशन के पास जाते हो, यानी कि फर्स्ट लॉ के पास जाते हो। जब कोई सिस्टम गिवन हो और उसकी इनिशियल फाइनल स्टेट मालूम हो, तो आप एंथैल्पी में चेंज कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर कोई प्रोसेस गिवन है, तो आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के पास जाते हो। टरबाइन में प्रोसेस गिवन है तो आप एसएफई के पास जाते हो एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने। ऐसे ही एंट्रोपी में चेंज, कोई सिस्टम गिवन हो, उसकी इनिशियल फाइनल स्टेट गिवन हो, तो आप कैलकुलेट करना जानते हो। बट बच्चा, जब कोई प्रोसेस गिवन हो तो प्लीज ये जो राइट हैंड साइड पे हैं ये यूज कर लिया करना। इन्हें कहते हैं एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशंस। थंबनेल पे लिखा था मैंने, ये टॉपिक जो वैसे कभी नहीं समझ आए, आज इनमें एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिलने वाली है। टुडे यू आर गोइंग टू हैव एन एब्सोल्यूट क्लैरिटी। कंप्यूटर कंज्यूम्स 200 watt of electric power. Computer, yes, yes, yes. Computer, laptop.
सर ये मतलब 1970 वाला लैपटॉप है क्या? हाँ भाई, और क्या। ये है इसका चार्जर, एंड इसका सरफेस टेम्परेचर कुछ तो गिवन है। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। सराउंडिंग्स से दो इंटरैक्शंस हैं। एक 200 वॉट इलेक्ट्रिक वर्क, दूसरा 27 प्लस 273.15 केल्विन पर निकलने वाला सर्टेन हीट, निकलने वाला सर्टेन हीट। मेरे प्यारे दोस्तों, एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन कहता है, नॉन फ्लो प्रोसेस है। एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन कहता है दैट एंट्रोपी आया, एंट्रोपी चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड एंट्रोपी गया, एंट्रोपी गया। फर्स्ट लॉ आपको दे देगा, फर्स्ट लॉ इज गोइंग टू गिव यू delta QO is equal to delta WI प्लस, पूरा ही लिख लो। और एब्सोल्यूट क्लैरिटी के लिए, फॉर टोटल एब्सोल्यूट क्लैरिटी, लेट्स राइट होल फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ इज, हीट के फॉर्म में आ सकता है एनर्जी, वर्क के फॉर्म में आ सकता है एनर्जी, एंड देन टाइम के साथ चेंज हो सकता है एनर्जी, हीट के फॉर्म में जा सकता है, वर्क के फॉर्म में जा सकता है। स्टेडी होने के कारण ये हो गया जीरो, एंड सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल वर्क के फॉर्म में एनर्जी एंटर करता है, हीट के फॉर्म में कोई एनर्जी एंटर नहीं करता। वर्क कोई लैपटॉप ने किया नहीं, लैपटॉप से ना तो आपने कोई टरबाइन चलाई, ना कोई इंजन चलाया, और इसलिए लैपटॉप इजेक्ट करेगा कितनी हीट, इज इक्वल टू 200। The whole of this 200 watt will be ejected by laptop। अब आप यूज करें दूसरी बात दूसरा लॉ, पहली बात पहला लॉ, दूसरी बात दूसरा लॉ। पहली बात पहला लॉ, दूसरी बात दूसरा लॉ। दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ है दैट एंट्रोपी हीट की वजह से आ सकता है और इरिवर्सिबिलिटीज की वजह से आ सकता है। एंट्रोपी हीट की वजह से आ सकता है और इरिवर्सिबिलिटीज की वजह से आ सकता है। एंड एंट्रोपी में रुका, दिस इज रुका 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 इन एंट्रोपी, और एंट्रोपी जा सकता है हीट की वजह से। एंट्रोपी कैन गो आउट बिकॉज ऑफ हीट। कोई हीट ऐड हुई क्या सिस्टम में? In the system, is there any heat added? No, only work added. And steady होने के कारण within the system entropy changes नहीं होंगे। I get S rate at which entropy gets generated is equal to rate at which heat goes out upon temperature at which heat is rejected. And temperature at which heat is rejected is 300.15। क्या ही तो बात है, क्या ही तो बात है। 0.67 वाट पर केल्विन, 0.67 वाट पर केल्विन। क्या ही तो बात, जबरदस्त, लवली, ऑसम।
इस तरह की एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिलनी चाहिए आपको. This kind of absolute clarity you should get. First, second, second, first, first, second, first. 2 kilogram of air stream at 600 Kelvin is adiabatically mixed with another air stream at 800 Kelvin. Assume constant pressure mixing. Assume constant pressure mixing. Rate of entropy. अरे कुछ नहीं है इसमें. 2 kilogram per second air stream at 600 Kelvin and some another air stream at 800 Kelvin. They mix and produce 5 kilogram per second resultant stream. Rate of entropy change of the universe due to this process. Adiabatically. अच्छा. Adiabatically. Adiabatically. शुरुआत करेंगे मास से. आया, रुका, गया. Steady. 2 plus m dot is equal to 5. M dot is equal to 3 kilogram per second. अब जाएंगे एनर्जी पर. Now we will go to energy. Energy. आया, आया, आया. रुका, गया, गया, गया. थर्मोडायनामिक्स जादू है. Adiabatically. ना कोई टरबाइन, ना कोई पंप, ना कोई कंप्रेसर, ना कोई इंजन. एक और आया था. There is one more आया. 2 multiplied by Cp multiplied by
600 plus 3 multiplied by Cp multiplied by 800 स्टेडी है विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम टाइम के साथ एनर्जी चेंज नहीं होगा 5 multiplied by Cp multiplied by फाइनल आउटलेट टेम्परेचर हो जाएगा 1200 प्लस 2400 divided by 5 720 Kelvin. This will become 720 Kelvin. Mass balance done. Energy balance done. Now is the high time for law of mass conservation done. Law of energy conservation done. Now is the high time for law of entropy generation. Conservation नहीं, generation. Now is the high time for law of entropy generation. बहुत सही. एंट्रोपी आया 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 आया. एंट्रोपी आया 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 आया. एंट्रोपी रुका 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 रुका. एंट्रोपी गया 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 गया. बट एंट्रोपी आ सकता है एक और तरीके से और वो है आने वाले पार्टिकल्स के साथ आने वाला एंट्रोपी. वो है आने वाले पार्टिकल्स के साथ आने वाला एंट्रोपी. एनर्जी रुका रुका रुका. एंट्रोपी रुका रुका रुका. एंट्रोपी गया गया गया. एंट्रोपी गया गया गया. And I would like to write M3 as M1 plus M2. मैं M3 को M1 plus M2 लिखना पसंद करूंगा क्योंकि एडियाबैटिक है इसलिए del Q by T 0 हो गया. Because it is adiabatic, del Q by T becomes 0. Because it is steady, this becomes 0. Del Q by T becomes 0. And I get rate at which entropy getting generated is equal to M1 dot S3 minus S1 specific values and M2 dot S3 minus S1 specific values. Ideal गैस है लगा दो आइडियल गैस है लगा दो CV ln T2 by T1 minus Cp ln T2 by T1 minus R ln P2 by T1. लगा दो Cp ln T2 by T1 minus R ln P2 by P1. Cp ln 720 by 600. M1 dot is common. S3 minus S1 and M1 dot is common. S3 minus S2. लगा दो फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला? Cp ln. अब यार खुद को कितना छोटा कर लूंगा मैं. Cp ln 720 divided by
600 और इसके लिए CPLN 720 divided by 800. M1 dot is 2 kilogram per second. M2 dot is 3 kilogram per second. कह दो उन पढ़ने वालों से, कभी हम भी पढ़ा करते थे और जितना पढ़ पढ़ के वो टॉप किया करते हैं उतना उतना तो हम छोड़ दिया करते थे। ये इसे कहते हैं क्लैरिटी और इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप। बेटे इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप। आया गया रुका। ए कैलकुलेट करके बताओ चेंज कितना हुआ रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। टेल मी व्हाट इज द रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। चलो ये वाला करो, ये खतरनाक है, ये खतरनाक है बाबा। दिस प्रॉब्लम इज ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज वंडरफुल। ये बढ़िया है प्रॉब्लम। पिछले पेज से सॉल्व करना शुरू करता हूं। 5 kilogram per second air at 400 kilopascal and 800 Kelvin. 5 kilogram per second air at 400 kilopascal and 800 Kelvin expands through an adiabatic turbine. एडियाबेटिक टरबाइन है लेकिन आइसेंट्रोपिक नहीं है क्योंकि वर्क ऑब्टेन्ड मैक्सिमम अचीवेबल वर्क से कम है। अब मैक्सिमम वर्क आप तब अचीव करोगे जब रिवर्सिबल होगा। मैक्सिमम वर्क you will achieve when it will be reversible, and reversible means no entropy generation, and therefore entropy balance will give you अभी आपने मैक्सिमम अचीवेबल वर्क के लिए करना शुरू किया है। So maximum achievable work means what? Adiabatic, therefore this becomes 0. Adiabatic, therefore this becomes 0. Steady, therefore this becomes 0. Abhi maximum achievable work means no energy wasted in friction, etc. No energy wasted in friction, etc. So I get S2 minus S1 is equal to 0. I get S2 minus S1 is equal to 0. I get S2 minus S1 is equal to 0. इसलिए जब आप पावर प्लांट पढ़ोगे तो आप देखोगे हर साइकिल में वर्क टरबाइन में आइडियल प्रोसेस आइसेंट्रोपिक माना जा रहा है। आइडियल प्रोसेस is assumed as isentropic, isentropic, isentropic. Now S2 minus S1 को मैं प्रेशर वाले फॉर्मूले से लिखना पसंद करूंगा। CPLN T2 by T1 minus CPLN T2 by T1 minus RLN P2 by P1. CPLN T2 by T1 minus RLN P2 by P1. इससे बेटा आपको आइडियल एग्जिट टेम्परेचर मिल जाएगा। This will give you the ideal exit temperature. Okay, this will give you the ideal exit temperature. So P1 given है आपको 400 kilopascal, P2 given है आपको 150 kilopascal, P1 given है आपको 800 Kelvin.
सो यहां से आपको आइडियल एग्जिट टेम्परेचर मिल जाएगा. यू विल गेट द आइडियल एग्जिट टेम्परेचर. कूल. एंड दैट आइडियल एग्जिट टेम्परेचर बताओ जरा, तो फिर मैं आगे आपको बताऊं. टेल मी दैट आइडियल एग्जिट टेम्परेचर एंड देन आई विल एक्सप्लेन क्विकली द नेक्स्ट स्टेप. इज द आंसर इज आप पागल हैं. हाँ राजकुमार मुदगल जी, पागल तो हूं मैं. 7:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक लगातार कोई पढ़ाता रहे, बीच में एक 5 मिनट का ब्रेक भी ना दे, पागल तो है यार वो. क्रेजी ही होते हैं जो जो कुछ अलग कर गुजरते हैं. क्रेजी तो हूं मैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. थैंक यू फॉर सेइंग इट आउट एंड लाउड. 4 घंटे लगातार. कौन है जो यूट्यूब पर ऐसे डेली 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 बिना समय देखे. क्रेजी तो है ये. T2 क्या है बताओ. मिनिमम एक्सिट टेम्परेचर क्या है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ. अभी मैंने सेकंड से शुरू किया. सेकंड से क्यों शुरू किया, क्योंकि उन्होंने एक आइडियल कंडीशन की बात की, और आइडियल कंडीशन में सेकंड से सर्च करूंगा. आई विल सर्च द आइडियल कंडीशन विद सेकंड लॉ. आइडियल कंडीशन मींस नो फ्रिक्शन, नथिंग. 604.56 Kelvin. 604.56 Kelvin. So I started with seconds. Now I will go to the first. Now I will go to the first. अब my first पर जाएगा. Now I will go to the first. Now I'll go to the first. First is what? First is energy आया. Energy आया plus energy आया is equal to energy रुका plus energy गया plus energy गया. स्टेडी होने के कारण ये जीरो, स्टेडी होने के कारण ये जीरो, एडियाबेटिक होने के कारण ये जीरो, एडियाबेटिक होने के कारण ये जीरो. टरबाइन वर्क लेता नहीं है, टरबाइन वर्क देता है. एंड ऑफ कोर्स एनर्जी जानने वाले पार्टिकल के साथ भी जाएगा. तो वर्क डन मिल गया मुझे आइडियल. द आइडियल वर्क डन आई गेट m dot Cp T1 minus T2. M dot is 5 kilogram per second, Cp is 1.005, and T1 is 800 Kelvin, and T2 is 604.56 Kelvin. 604.56 Kelvin. लेकिन अब फिर से फर्स्ट और फिर से सेकंड, सेकंड से शुरू करके फर्स्ट, अब एक्चुअल कैलकुलेट करके फर्स्ट, फर्स्ट से फिर सेकंड. पहले हमने आइडियल के लिए सेकंड से स्टार्ट करके फर्स्ट, अब इसका 75% वर्क कैलकुलेट करके वापस फर्स्ट और फिर वापस सेकंड. We started with second and then we go to the first to calculate ideal work done. And once I know the ideal work done, 800 minus 604.56 multiplied by 1.005 multiplied by 5, 982.09. 982.09. ध्यान से समझियो. 982.09.
So this is the ideal work when there is no friction, 982.09. आप एक्चुअल कैलकुलेट करके फर्स्ट फिर सेकंड, एक्चुअल वर्क कैलकुलेट करके एक्चुअल T2 कैलकुलेट करके फिर वापस सेकंड पे जाओ। पहले सेकंड रिवर्सिबल माना, आइडियल एग्जिट टेम्परेचर निकाला, फिर फर्स्ट लॉ से आइडियल वर्क कैलकुलेट किया। अब इस आइडियल वर्क का 75% कैलकुलेट करो। नाउ यू कैलकुलेट 75% ऑफ दिस आइडियल वर्क। बाय द वे वो 75% जो गिवन है ना, उसको कहते हैं आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। That 75% given to you is known as isentropic efficiency. Actual work upon ideal work. This is called isentropic efficiency of turbine. इसे कहते हैं टरबाइन की आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। एक एडियाबैटिक टरबाइन के लिए नेचुरली डेल्टा H will be responsible. So Ti minus exit temperature real and Ti minus exit temperature ideal. ये आपको गिवन है। अब आइडियल की मदद से आप एक्चुअल वर्क कैलकुलेट कर पाएंगे। 75% ऑफ आइडियल वर्क, 75% ऑफ आइडियल वर्क, 736.56, 736.56। ओके, अब वापस फर्स्ट सेकंड, अब फिर से एक बार, आप फिर से एक बार बेटा फर्स्ट कर लो और उसके बाद सेकंड कर लेना। फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज 5 किलोग्राम पर सेकेंड इंटू Cp इंटू 800 is equal to 736.56 plus 5 kilogram into Cp into actual exit temperature। यहां से आपको actual exit temperature मिल जाएगा। You will get the actual exit temperature. Once you get that actual exit temperature, then you do the second. This one is really awesome problem. इसके बाद वाली और awesome है। So यहां से actual exit temperature मिल जाएगा, and that actual exit temperature will be 5 into 1.005 into 800 minus answer upon 5 into 1.005। एक्चुअल एग्जिट टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा फ्रिक्शन वगैरह के कारण। आइडियली अगर हम 604 केल्विन तक एक्सपैंड कर पाते तो मजा आ जाता, लेकिन हम 653 तक ही एक्सपैंड कर पाएंगे। अब आप फिर से गए सेकंड पर, तो पहले सेकंड से आपने आइडियल टेम्परेचर फाइंड आउट किया, फिर फर्स्ट से आइडियल वर्क, फिर उस आइडियल वर्क का 75% एक्चुअल वर्क, फिर एक्चुअल वर्क से फर्स्ट लॉ will give you the temperature, and then temperature once known, you will be able to calculate entropy generation from the second law. No heat, आने वाले पार्टिकल एंट्रोपी लेके आएंगे। स्टेडी होने के कारण ये जीरो, नो हीट, जाने वाले पार्टिकल एंट्रोपी लेकर जाएंगे। 5 multiplied by S2 minus S1, 5 into Cp ln T2 by T1
माइनस आर एल एन P2 बाई P1। मालूम है आपको P1 400 किलो पास्कल, P2 150 किलो पास्कल, P1 800 केल्विन, P2 653.42 केल्विन, P2 653.42 केल्विन। कैलकुलेट कर लो रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन ड्यू टू दिस प्रोसेस। टरबाइन में एंट्रोपी जनरेशन का प्रॉब्लम करवाया वहीं। खून में घुस गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस एक और प्रॉब्लम, अवेलेबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी और थर्मोडायनेमिक रिलेशंस करेंगे। एक और सेशन लेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, एंड दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। Okay, just one more problem. Somebody please calculate this and tell me what exactly are you getting? 653.42 upon 800 and ln of the answer multiplied by 1.005 and minus 0.718 and multiplied by ln of 150 upon 400। ये क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ है into 5, 2.5, 2.5, 2.5, no 0.39, 0.39, 0.39। अच्छा, 1.005 into ln of 653.42 upon 800 and minus 0.287 into, एक ब्रैकेट लगाया है, दूसरा ब्रैकेट लगाया है, तीसरा ब्रैकेट लगाया है, P2 बाई P1 15/40, एक ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्लोज, तीसरा ब्रैकेट क्लोज, इनटू 5, 0.39, यस 0.39 किलोवाट पर केल्विन। क्या ही तो बात है, जबरदस्त। 0.39 किलोवाट पर केल्विन। Certain mass of air flows through a device as shown in the following figure. Flow is steady. Device is perfectly adiabatic and air to be treated as perfect gas. Which of the following is correct? Tomorrow's test we have only entropy. There is a good news. You will have tests. You will have tests after the next session. There is a good news. And the good news is you will have the session after, you will have the test after the next session. एक छोटा सा सेशन I'll schedule for availability, irreversibility and thermodynamic relations and test उसके बाद होगा। No, नहीं, समझो बात को। It's एक्चुअली क्या है ना, सिर्फ एंट्रोपी पे 12 क्वेश्चंस, फिर वो मजा नहीं आएगा। ओनली एंट्रोपी, एंट्रोपी इज ठीक है, इट्स अ बिग टॉपिक नॉनदलेस, बट और आपको भी थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, एक सैचुरेट होने की अवस्था से आप बच भी जाओगे। सो यू विल बी सेव्ड आउट ऑफ, आप दीजिए कंप्लीट टेस्ट। अच्छा, आप करके आओगे अवेलेबिलिटी रिवर्सिबिलिटी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, यू डू अवेलेबिलिटी रिवर्सिबिलिटी, फॉर जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सेशन ले लूंगा। देखो, इसमें पहले आप किसी भी एक तरफ फ्लो मान लो, पहले आप किसी भी एक तरफ फ्लो मान लो, मैं हिंट दे देता हूं, आप सॉल्व करना। हाँ ठीक है, तो यू डू, नो प्रॉब्लम। पहले आप किसी भी एक तरफ फ्लो मान लो और एंट्रोपी जनरेशन कैलकुलेट कर लो। एंट्रोपी जनरेशन पॉजिटिव आया तो सही है, नेगेटिव आया तो आपका फ्लो डायरेक्शन गलत है, चेंज कर दो। चेंज करके फर्स्ट लॉ अप्लाई करके W निकाल लो, W I आएगा या WO आएगा, वो खुद ही पता चल जाएगा। फर्स्ट यू, इसमें भी सेकंड उसके बाद फर्स्ट, पहले आप सेकंड लॉ अप्लाई करो फिर फर्स्ट लॉ अप्लाई करना। पहले किसी भी एक डायरेक्शन में मान के PT गिवन है, P1 T1 P2 T2 गिवन है, आप एंट्रोपी जनरेशन निकाल लो।
एंट्रोपी जनरेशन अगर पॉजिटिव आया तो आपका अस्यूम किया हुआ डायरेक्शन सही है, अगर नेगेटिव आया तो एक्चुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए था, क्योंकि एंट्रोपी जनरेशन यूनिवर्स का नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज द एंट्रोपी जनरेशन ऑफ द यूनिवर्स कांट बी नेगेटिव. एंट्रोपी विल ऑलवेज बी जनरेटेड आउट ऑफ इरिवर्सिबिलिटीज. तो मान लो आपने लेफ्ट से राइट मान लिया, नेगेटिव आ गया, तो एक्चुअली फ्लो राइट टू लेफ्ट है. अब फ्लो राइट टू लेफ्ट है तो राइट पे इनलेट, लेफ्ट पे आउटलेट मान के आप वर्क कैलकुलेट कर लो. वर्क पॉजिटिव आ जाए तो सिस्टम कर रहा है बाहर की तरफ, वर्क नेगेटिव आ जाए तो सिस्टम पे हुआ है वर्क. नो नो नो, आई हैव नॉट कैलकुलेटेड ओनली लैपटॉप का एंट्रोपी. समझो बात को, एक्चुअली मैंने तो पूरे, एक्चुअली क्यू डॉट तो सराउंडिंग्स में ही गया. अरे मैंने सराउंडिंग्स का टेम्परेचर लिया, देखो. अरे बाबा, I have taken the temperature of surroundings actually. मैंने पूरा प्रोसेस कवर किया है या नहीं, उसमें क्या लिखा है, ड्यू टू दिस प्रोसेस, सो आई कवर्ड द होल प्रोसेस. अवेलेबिलिटी पे कल सेशन ले लीजिए. कल तो बेटा संभव नहीं हो पाएगा, द रीजन बीइंग कल मैं ट्रैवल में रहूंगा. कल सुबह से लेकर रात मिडनाइट तक मैं ट्रैवल में रहूंगा. So tomorrow it won't be possible really. But the day after tomorrow I have, और ये ट्रैवल की वजह से ही आप शेड्यूल देखो पूरा, तो उसमें गैप आपको दिखेगा 2 दिन का. सोम 30 से शुरू हो रहा है शेड्यूल में. सो आई विल ट्राई टू कॉम्पेंसेट फॉर इट ऑन 28th. ओके, थैंक यू सो वेरी मच पीपल फॉर ज्वाइनिंग इन. कीप रॉकिंग. कई लोगों की तपस्या भंग हो रही है. मॉर्निंग में एफएम क्लास नहीं होगा कल ना. नो क्लास, नो क्लास होल डे, no FM class, no YouTube session, nothing. Tomorrow test or not? Yes, tomorrow test will happen. And I will give availability, reversibility also, but session I will take later. Thank you so very much, people. ऋतुराज कमेंट सर, लेक्चर के बाद टेस्ट, ना 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 ना, ये तपस्या ब्रेक नहीं होनी चाहिए. ऋतुराज का कमेंट कहाँ है, आई कांट सी. एक्सर्जिक एफिशिएंसी बता दीजिए. जिन्होंने आपसे नहीं पढ़ा उन्हें नहीं पढ़ाया गया है. कोई नहीं, अवेलेबिलिटी वाले सेशन में मैं एक्सर्जेटिक एफिशिएंसी बताऊंगा, डोंट वरी. इन द सेशन डेडिकेटेड टू अवेलेबिलिटी आई विल कवर एक्सर्जेटिक एफिशिएंसी. थर्मोडायनेमिक रिलेशंस आएगा एग्जाम में ना, अब वो सीधे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में आएगा. इट विल बी आस्क्ड इन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट. ओके, बाय पीपल.